हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? तो एकाग्रता सीए पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चे लोगों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इन दिनों में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे लोगों रिविजन्स पर, और रिवीजन में हम लोग May 25 वाले स्टूडेंट्स हमारे जो हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं। हाँ, उनके लिए तो ला ही रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं, कोचिंग स्टार्ट करने वाले हैं, कर चुके हैं, करने का सोच रहे हैं, या जो जनवरी 26 वाले स्टूडेंट हैं बच्चों, उनके लिए अड्डा 24/7 के ऐप पर हमारे जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हैं। ठीक है, जहां आप हमारे रेगुलर बैच ले सकते हैं, हमारे फास्ट ट्रैक बैच जो है अभी वाले स्टूडेंट जो है वो ले सकते हैं, और बढ़िया तरीके से आप हमारे साथ में कर सकते हैं बहुत बढ़िया वाली तैयारी। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अड्डा 24/7 पर विजिट करिए। और मई वाले बच्चों के लिए स्पेशली हमारे जो एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं बच्चे लोगों, इन एग्जाम्स को आप लोग दे सकते हैं और अपनी बढ़िया तैयारी को कर सकते हैं ना। फीस डिटेल आप लोगों को वैसे ध्यान में है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं यहां से बता देता हूं कि ये हमारे महापैक और महापैक प्रो, आइदर सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, कुछ भी आप यहां से लेकर के बढ़िया तैयारी हमारे साथ से बच्चे लोगों कर सकते हैं, है ना। और इस वक्त में इस तरह का डिस्काउंट फैसिलिटी भी आपको मिल जाता है, तो इसको बिल्कुल चेक जरूर करिएगा। चलिए जी, तो बच्चे लोगों स्टार्ट करें आज का हमारा काम। तो आज के काम में आप लोग जैसा जानते हो कि कल मैंने स्टार्ट कर दिया था ऑडिट का केस सिनेरियो बुकलेट का सॉल्यूशन, बराबर। और कल के सेशन में हम लोग लगभग 9 केस सिनेरियोस कर चुके थे भाई, और भी कर लेते, पर तुमको पता है मेरे इधर को डिस्टर्बेंस चालू हो गया था। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क का, अदरवाइज अपन इसको और आगे कंटिन्यू कर लेते, पर कोई बात नहीं, आज करेंगे कंटिन्यू। तो आज का सेशन में बच्चे लोगों केस सिनेरियो नंबर 10 आप लोगों के सामने है। आइए शुरू करते हैं। तो वामा एंड एसोसिएट्स वर अपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर रॉयल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ड्यूरिंग द ऑडिट द ऑडिटर ऑब्जर्व्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। ठीक है भाई, instead of attending the physical inventory count, they rely on alternate audit procedures. These included प्रोडक्शन रिपोर्ट को रिव्यू कर लिया, रिकंसाइल करके देख लिया, इन्वेंट्री लेवल्स देख लिया, एनालाइजिंग कर लिया, वेरिएंस ट्रेड टू एक्सेस द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंस। ठीक है भाई। The auditor also noticed that company has obsolete inventory, कंपनी के पास में कुछ पड़ी हुई है बच्चे लोगों, ये उन्होंने वहां पे देखा 1,75,000 की, which had an estimated realizable value जो है वो 50,000 की है, and the company has valued it at cost in its financial statement। जबकि हमारा रूल वैसे अपने को पता है, कॉस्ट और NRV realizable value whichever is lower, तो अभी देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो। During the review of property, plant and equipment (PP), the audit team noted that company included 1,05,000 for employee benefit related to the acquisition of PP। ठीक है, 1,25,000 for testing the functionality of the equipment, offset by 35,000 received from the sale of sample produced during the testing। मतलब PP से related ये एक्सपेंडिचर और जो इनकम हुआ उनका वो यहाँ पे अपने को देके रखा है। ठीक है भाई। Vama and Associates derive a significant portion of their income from Royal Constructions Limited, amounting 10 lakh rupees है, जो represent करता है 65% of their total annual revenue. Despite finding financial discrepancies rupees 3 lakh in the company's account, the partner decided to overlook these issues to maintain the lucrative relationship with the client। यार क्लाइंट के साथ हमारे रिलेशनशिप है उस वजह से। ठीक है भाई। अब इस केस स्टडी के बेस पे बच्चों जो क्वेश्चन अपने से पूछा गया है, पहला क्वेश्चन जो तुमको दिख रहा है सामने बहुत सिंपल हो गया। रॉयल कंस्ट्रक्शन को अपनी एब्सोल्यूट वाली इन्वेंट्री थी वो कौन सी प्राइस पे शो कर दी थी यार। अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया बच्चों, क्या कहते हो, 50,000 और 1,75,000 अगर दो दे रखी हैं तो रिलीजेबल वैल्यू पे ही शो होती है ना। जो 50,000 है तो एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लेस का हमारा सीधा सीधा फंडा रहता है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सामने दिख रहा है, वो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। सही हूं मैं? बराबर। सेकंड पे आ जाए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ पीपीई इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रॉयल कंस्ट्रक्शन, बच्चों इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जो यहाँ पे कॉस्ट अपने को दे रखी है उसमें देखो, ऑडिट टीम ने नोट किया कि 1,05,000 एम्प्लॉय बेनिफिट रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ पीपी है, तो 1,05,000 तो ये हो गया, और 1,25,000 फॉर टेस्टिंग द फंक्शनरी ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है भाई,
तो करीब हो गया बच्चों, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो अपना अमाउंट आएगा 2,30,000 का। ठीक है, अच्छा इसमें से कुछ इक्विपमेंट ऑफसेट इन्होंने चाहिए तो इक्विपमेंट का हो गया 35,000 रिसीव हुआ सेल ऑफ सैंपल, उस टाइम के अंदर इन्होंने बेचे टेस्टिंग के टाइम के अंदर, तो ये हमेशा लेस होता है, उसी वक्त इनकम हुई ना। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आना चाहिए बच्चे लोगों 1,95,000 बराबर। क्या कहते हो, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपने पास में 195 का? यस, 195 इज देयर, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। नाउ ये कह रहे हैं कि व्हाट पोटेंशियल थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन हो गया। फीस रिसीव हो रही है यार, फीस रिसीव तो एक ही तरह का थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा सा ए ऑप्शन इज करेक्ट। तीनों का ये है, देखिए देखो 50,000 सेकंड के अंदर बहुत सीधा सीधा था। AS15 में एम्प्लॉय बेनिफिट है और डायरेक्टली अगर कंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड है तो उसी के अंदर बच्चों ऐड होते हैं, देखो रीजन भी दिया है। और जो नेट प्रोसीड फ्रॉम सेलिंग ऑफ आइटम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड अगर है तो वो अपने को लेस करना चाहिए, तो 1,95,000। ठीक है, और तीसरा हमारा जो है वो बट ऑब्वियस सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का हमारा मैटर हो गया, बराबर फीस जो भी होती है। तो इन्होंने पूरा समझाया आपको एग्जाम्पल के लिए कि भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर हो, फीस हो, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप हो, कोई लोन या गारंटी दे रखा है, तो वो सब सेल्फ इंटरेस्ट का पार्ट है। तो ए नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये आपका हो गया केस सिनेरियो नंबर 10। चलिए, बहुत एकदम बगैर कोई समय गंवाए बच्चे लोगों, ताकि कम टाइम में प्लान ये है कि करीब करीब 3 क्लासेस में हम लोग जो है वो पूरा का पूरा हमारे 35 क्वेश्चंस को हम लोग कर लें, ताकि आप लोगों का समय खराब नहीं हो और फटाफट से आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है, बराबर। देन उसके बाद में आया एकम एंड एसोसिएट्स इज अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली. The firm has been appointed as the auditor of Energy Synergy Limited. The companies engage in the manufacturing of energy equipment and related system. ठीक है भाई. At the time of starting the audit work of company CA Ekam, the engagement partner review the gross profit ratio of the company for the year under audit. फिर उसने जीपी रेशियो को कंपेयर किया विद द अदर कंपनी सिमिलर इंडस्ट्री, एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया. ड्यूरिंग द ऑडिट सचिन, वन ऑफ द टीम मेंबर, वाज आस्क्ड बाय सीए एकम टू वेरीफाई द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पीपी. एनालाइज करना है वेदर द कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ पीपी इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट ओनली when such costs meet the criteria specified under AS10. जैसे ऊपर अपन ने क्वेश्चन किया ना, लगभग वैसा ही है. सचिन इज द व्यू दैट कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ पीपी में ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, ऐसा उसको लगता है. नंबर 1 पे परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट. सेकेंड नंबर, एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट to the location, लाने के लिए, and condition necessary for capable of operating in the manner intended by the management. तीसरा, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, जैसे एडवर्टीजमेंट या प्रमोशनल एक्टिविटीज वाली भी ऐड होनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल ओवरहेड कॉस्ट भी इसमें ऐड होना चाहिए, ऐसा इनका इसका ओपिनियन है. ठीक है. Mr. Sachin also asked by Mr. Ekam to verify various assertions related to sale transaction of the company during the year. Before conducting detailed testing of sale transaction, Sachin decided to evaluate the internal control system जो कंपनी ने लगाया with respect to sale transactions. ठीक है. For this, he gave a comprehensive series of questionnaire बनाया concerning the internal control related to sale to the client, and client को request किया to get it filled by the concerned executive. तो questionnaire हो गया. While verifying sale transactions, Sachin carried out various audit procedures specifically to confirm whether the recorded sale pertain to goods ordered by valid customers वहां पे हैं. उनको डिस्पैच भी हो गया, इनवॉइस वगैरह बराबर बन गया है. कितना बड़ा क्वेश्चन है भाई. अच्छा इतना है, अभी तो और पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, पढ़ते हैं. देखो, Mr. Sachin also noted that one of the internal control implemented by the company for sale transaction was segregation of duty, that is person who checked the credit limit and the person who authorized the sale order. अलग अलग लोग हैं. The person who raised the sales invoice, the person who collect and record the amount received from the debtor are different. मतलब segregation of duties उन्होंने कर रखा है, बढ़िया. However, he noticed that segregation was often not followed. है जरूर, लेकिन follow नहीं हो रहा है. He connected that the lack of proper segregation give risk होगी need to address and discuss with the company's management. Okay भाई. अब बच्चे लोगों, वाइल वेरीफाइंग द, देखो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बोला है. ट्रेड रिसीवेबल के लिए हो गया, हो सकता है सब पे अपने पास में एक आध क्वेश्चन अपने को दिख जाए, है ना.
ट्रेड रिसीवेबल में मिस्टर सचिन डिसाइडेड टू टेस्ट बैलेंसेस ऑन सैंपल बेसिस और 4 पार्ट में सैंपल को डिवाइड किया। तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग हो गई हमारी, 20 लाख से ऊपर है तो अलग कर दिया, 1250 से 1 से 20 लाख अलग, फिर इतने से इतना अलग, इतना है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, जहां अपन ग्रुप्स के अंदर इसको बांट के फिर काम करते हैं। फ्रॉम द अबव ग्रुप सचिन पिक अप डिफरेंट परसेंटेज ऑफ आइटम बट ऑब्वियसली इन एग्जामिन ऑडिट सैंपलिंग पढ़ा है बच्चों अपन लोगों ने अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल जजमेंट। ओके भाई, इतना बड़ा केस स्टडी मैंने बहुत फटाफट से पढ़ दिया आपके लिए। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों वो समझते हैं। What audit procedure did CA Ekam perform at the time of starting the audit work of the company? बिना सोचे समझे मुझे इसका आंसर सामने दिख रहा है। आपको पता हो तो क्वेश्चन में बच्चों अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ दिया था कि भाई इसने सबसे पहला काम क्या किया, इसने जीपी निकाला स्टार्टिंग ऑफ द ऑडिट में और उसको अदर इंडस्ट्रीज से कंपेयर करके देखा, तो इट इज अ मैटर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर जो उसने फॉलो किया। तो बी नंबर ऑप्शन मुझे इसमें सही लगता है। ठीक है, सेकंड पे आए। Whether the view of Sachin with respect to recognition of cost of PP is correct। अब बच्चे लोगों जो इनकम रिकॉग्नाइजेशन कॉस्ट रिकॉग्नाइजेशन जो करना है पीपी से रिलेटेड, उसके बारे में क्या ओपिनियन है, वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे बच्चे लोगों, इसको समझेंगे। अब देखो, अगर आपको बोलूंगा चैप्टर नंबर 5 में पीपी वाले पोर्शन में जब आप जाओगे तो वहां इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी चीजें कॉस्ट में ऐड होती हैं, बराबर। तो वेदर द व्यू के अंदर बोला है कि भाई व्यू ऑफ सचिन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पहला ऑप्शन तो ये है। सेकंड कह रहा है सचिन का व्यू पार्टली करेक्ट है, परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट वगैरह है, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ पीपी। ओहो, तीसरा नंबर, व्यू ऑफ सचिन इज पार्टली करेक्ट एज द कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ऑर्डर कॉस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड। हाँ जी, ये थोड़ा मुझे ठीक लगता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, चैप्टर 5 पे जाओ, वहां पीपी में आपको ये पोर्शन मिल जाएगा। देखो ये सारी चीज बोली है। तो अब इसमें क्या होगा कि बट ऑब्वियस है ये तो इंक्लूड होना है, एसेट को वहां तक लाने के खर्चे भी इंक्लूड होने हैं बच्चों, लेकिन जो नया प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस या जो सर्विस है, जो भी प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट आप करोगे, वो पीपी का पार्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन और अदर जनरल बिल्कुल इसी का पार्ट होगा। तो पार्टली करेक्ट दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे आंसर नंबर जो है वो 11th केस का सी नंबर जो है वो मुझे सही लगता है। लास्ट वाले भी देख ले। As cost directly, view of Sachin is partly correct. Cost directly attribute to bringing the asset to the location and condition ही include होगी, not be included। ना, सी ऑप्शन सही लग रहा है। अब देखो, मैं आपको सेकंड का जो मैं स्टडी मैट से आपको पढ़ने को बोल रहा हूँ बच्चों, इन्होंने भी यहाँ पे दिया है। देखो, जब आप स्टडी मैट देखोगे वो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। उन्होंने वहां कुछ चीजें दी है, एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी, कौन सी इंक्लूड नहीं होगी। इसमें पहले नंबर पे आप देख सकते हैं न्यू कोई बिजनेस चालू कर रहे हो या इनोग्रेशन कॉस्ट आ रही है। सेकंड वाला ये रहा बच्चों, देखो कोई नया प्रोडक्ट या सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया, उसका कॉस्ट या एडवर्टीजमेंट हुआ, वो कभी भी पीपी की कॉस्ट में शामिल नहीं होता है ना, कभी भी, बट ऑब्वियस नहीं होगा। और तीसरे नंबर पे कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, अगर आप कर रहे हैं स्टाफ का ट्रेनिंग वगैरह, ये भी इसमें नहीं होगा। और इसके साथ में है एन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाली है तो वो तो कवर होगी, ये अपने को ध्यान में रखना था। तो इसीलिए ये चीजें जो है वो कवर होने वाली नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा गया बच्चों, इसीलिए वो गया सी वाला। द कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन और अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट जो है, जो दो चीजें हैं वो इसके अंदर कवर नहीं रहेंगी। मतलब देखिए, अगर अपन क्वेश्चन को जब देख रहे थे बच्चों, ठीक है, तो लास्ट के जो 2 पॉइंट अपने हैं, दीज 2, ठीक है ना, उसका रीजन बहुत क्लियर है। ये तो जनरल ओवरहेड कॉस्ट हो गया है, ये कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट अपने को दिए ही है। 2 ही ऐसे हैं जिनका सीधा कनेक्शन पीपी से होगा, तो इसीलिए अपना आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट गया। तो कहां से, चैप्टर नंबर 5 देखिएगा, वहां आपको ये पोर्शन एज इट इज बच्चों देके रखा हुआ है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ Which method is followed by Sachin for evaluating the internal control for sales transaction? पढ़ाते वक्त ही मैंने आपको कह दिया था कि ये तो क्वेश्चनियर बना है इंटरनल कंट्रोल का, उन्होंने, तो सी ऑप्शन सामने दिख रहा है ना, जो हमारे पास में इंटरनल कंट्रोल चेक करने के मेथड्स हैं। ठीक है, उसके अंदर जैसे फ्लो चार्ट वगैरह हो गया, क्वेश्चनियर हो गया, तो उसमें अपन ने वहां जो दिया कि क्वेश्चंस दिए और जिसके आंसर करना है, तो इट इज अ मैटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। बहुत सीधा सा इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में आप लोगों को देके रखा हुआ है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नाउ which specific assertion did Sachin intend to verify while performing various audit procedure for sale transaction? जब वो यहाँ पे
सेल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है बच्चे लोगों, तो कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट है जो वो चेक करना चाह रहा है सचिन? तो कहां है सेल्स रिलेटेड, देखे ये देखो, सचिन कैरिड आउट ऑडिट प्रोसीजर स्पेसिफाइड टू कंफर्म रिकॉर्डेड सेल्स परटेन टू गुड्स ऑर्डर बाय वैलिड कस्टमर ड्यूली डिस्पैच हो गया है, इनवॉइस बराबर से बन गया है। यानी इससे मतलब ये निकलता है बच्चों कि वो चेक करना चाह रहा है सेल का कंप्लीटनेस या अकरेंस, या सेल एक्चुअल के अंदर हुई है, रियल सेल हुई है। वहां बोला है कि रियल जो है उन लोगों को सेल के, देखो एक वर्ड से अपने को पूरा कैच हो जाएगा, वैलिड कस्टमर्स है। तो इसका मतलब सेल सच में अगर हुई है, फर्जी बिल नहीं है, तो इसका मतलब वो यहाँ क्या देखना चाह रहा है बच्चे लोगों, बहुत सीधा सा मुझे लगता है कि अकरेंस जो है वो एक्चुअल में चेक करना चाह रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही होना चाहिए, अपने को ध्यान में रखना, ए नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बराबर से। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं बच्चे लोगों। Sachin concluded that a specific risk is present that need to be addressed and discussed with the management of the company. Which kind of risk? अब वो जो उसको लग रहा है कि यार यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल होते हुए भी आप नहीं ढंग से काम कर पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे, तो डिटेक्शन रिस्क तो है नहीं, ऑडिट रिस्क है नहीं, मुझे तो कंट्रोल रिस्क लगती है। इसका जो भी ऑप्शन हो इनहेरेंट है नहीं, कंट्रोल लगाया लेकिन पूरा प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, कंट्रोल रिस्क। सैंपल सिलेक्शन का कौन सा मेथड यूज किया बच्चों? पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको कह दिया था, स्टडीफाइड सैंपलिंग जो है वो उसके अंदर अपने को साफ दिख रही है, जो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है, तो सी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप लोग देख सकते हैं आंसर वगैरह सब अपने को दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन ईयर आ गया, अकरेंस अपन देख रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो सच में अगर हुआ है और एंटिटी से कनेक्टेड है, और कंट्रोल रिस्क हमारा आ गया। इंटरनल कंट्रोल का जो फेलियर होता है उसको अपन कंट्रोल रिस्क बोलते हैं, और स्टडीफाइड सैंपलिंग जहां हम पूरे पॉपुलेशन को कुछ सेपरेट ग्रुप पे बांटते हैं, फिर उसमें से सैंपल निकालते हैं और फिर उसी ग्रुप के ऊपर उसके रिजल्ट को अप्लाई करके फिर ओवरऑल निकालते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना था। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते थे। ठीक है, बराबर है। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चे लोगों फटाफट से। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 12। 12 क्वेश्चन देखें भाई, साइज क्या है, छोटा ही है, चलो पढ़ ही देते हैं 12th वाला भी, क्योंकि यहाँ लग रहा है बच्चों लॉ की तरह से नहीं है, यहाँ अपने को एक बार केस पढ़ना पड़ रहा है, बार बार नहीं। तो क्योंकि आपको ध्यान है लॉ में तो हमने कई बार जो क्वेश्चंस किए उनमें हमने केस पढ़ा ही नहीं, जरूरत नहीं पड़ी अपने को केस को पढ़ने की, है ना। अपन सीधा क्वेश्चंस पे गए और वहीं से अपने को आंसर मिल गया। लेकिन यहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, अगर अपन क्वेश्चन डायरेक्ट देखेंगे भी तो भी आना तो अपने को बार बार ऊपर केस पे पड़ेगा ही, तो सीधा केस ही पढ़ लेते हैं। मिस्टर जे इज नियरिंग कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ऑफ चीप कॉस्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, a manufacturing company for the year 23-24. The draft financial statement of the company show a profit before tax of rupees 5 crore. Materiality for financial statement as a whole has been determined 5% profit before tax. Okay. At the end of June 24, he is considering following issues flagged during the course of audit which remain uncorrected. Okay. ठीक है भाई, बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी, ठीक है। A fire took place in one of the premises of the company. क्या बात है भाई, ये तो लॉस बाय फायर का मैटर हो गया है, बराबर से। आप 1 मई को रिजल्टिंग डैमेजेस ऑफ ऑल इन्वेंट्रीज लेइंग 3 अमाउंटिंग रुपीज 1 करोड़। The inventory of affected premises are insured with Quick Bima Limited 50 lakh and the company has also lodged a claim with it which is still be settled. ठीक है। Company has debited 10 lakh under machinery account, whereas expenditure related to normal wear and tear, high speed automated machinery. ठीक है, मतलब मशीनरी में लिखा है लेकिन ये एक्सपेंडिचर जो था वो नॉर्मल वियर एंड टीयर से कनेक्टेड था। द अमाउंट हैज बीन रॉन्गली कैपिटलाइज्ड अंडर मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन को इग्नोर करने को बोला है। ओके, company has not properly accounted for the necessary element in cost of arriving at work in progress. Further estimate regarding various stage of production जो है वो भी प्रॉपर नहीं है। अरे भैया सब कुछ गड़बड़ी है क्या? All such factor have resulted in overstatement of work in progress। 20 लाख का कर दिया है भाई साहब। No other issue, अच्छा और कुछ बचा है क्या? Except as stated above merit attention, beside written representation letter has also been obtained on matter concerning management responsibility, वो हमने लिया, regarding fulfillment of responsibilities for preparation of financial statement and providing access all information to CAJ, कि भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे और हमको सारी इंफॉर्मेशन दोगे, इसके बारे में हमने मैनेजमेंट से लेटर ले लिया है।
हालांकि द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड टू सीएजे बिगन इन द बिलो स्टेटेड मैनर, अच्छा ऐसे दिया उन्होंने। The representation letter is provided in connection with your audit of the financial statement of Cheap Cost Private Limited for the year ended 31 March 24 for the purpose of expressing an opinion as whether the financial statement give a true and fair view accordance with the applicable accounting standard in India। अच्छा ऐसे दिया भी उन्होंने। We confirm that to the best of our knowledge and belief। याद है बच्चों लोग अपन ने कहा था limitations लगा दी उन्होंने, है ना, ये लाइन उन्होंने यूज करी है, तो ठीक है ना, हम चेक कर लेंगे, अगर रीजनेबलनेस लगेगा तो हमको भी चलेगा, दिक्कत नहीं है। पहले देखेंगे बच्चों क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं आपको, उन्हीं के ऊपर अपने को बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एज रिगार्ड टू फायर इंसिडेंट। बच्चे लोगों, फायर वाले केस में क्या करना चाहिए, सबसे पहला मैनेजमेंट से पूछना चाहिए और 50 लाख का लॉस दिखाओ। मैनेजमेंट को पूछ के एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक लॉस 1 करोड़। आस्क मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट्स एंड ऑडिटर हैज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग इंसिडेंट। बच्चों बहुत सीधा सा कंसेप्ट है, देखो यहां पे बोला है आग लग गई है और सारी इन्वेंट्री 1 करोड़ की करीब जल गई है। इन्वेंट्री अफेक्टेड प्रीमाइसेस आर इंश्योर्ड विद द क्विक बीमा 50 लाख आ जाएगा एंड द कंपनी ने क्लॉज जो है वो लगा दिया जो सेटल भी हो गया, तो ठीक है ना, तो मतलब अकाउंटिंग एंट्री तो हो गई है। तो करना क्या चाहिए कि नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर इसको डिस्क्लोज कर दो बच्चों, क्या कहते हो, बराबर, नोट्स टू अकाउंट्स में इसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। ऑडिटर शुड आस्क मैनेजमेंट, आप लोग जानते हो इस तरह का अगर कोई भी लायबिलिटी या लॉस होगा तो उसको अपन नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज करते हैं, तो वो अपने को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना चाहिए, सीधा सा हमारा मैटर है, ठीक है। अच्छा अब बच्चों समझना, एक और प्यारी चीज समझो, एट द एंड ऑफ जून 24, अब जून 24 का मतलब है कि साल अपना खत्म हो चुका है और अपने को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में ऑडिट रिपोर्ट से पहले चीजों का पता लगा, लाइक सब्सिक्वेंट इवेंट एक तरह का ये हो गया। और ऐसे में 2 तरीके होते हैं, या तो एडजस्टमेंट करना है, डिस्क्लोज करना, इसमें ऐसा कोई मैटर है नहीं जिसका एडजस्टमेंट हो सकता हो, तो बट ऑब्वियसली इनको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फायर अकर भी कब हुई है, 24 के बाद में हुई है, 1 मई के बाद में हुई ना बच्चों, उस अकाउंटिंग ईयर के तो है ही नहीं। तो ऐसे में अपना सब्सिक्वेंट इवेंट वाला कंसेप्ट भी यही कहता है कि आपको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। बाकी भी आंसर में देखेंगे कि इन्होंने क्या बढ़िया आंसर लिया होगा, कोई रीजन क्या दिया है आईसीए ने, वो चेक करेगा। ये देखो बच्चों सब्सिक्वेंट इवेंट मैंने आपको अभी भी हिंट दिया, ठीक है ना। तो सब्सिक्वेंट इवेंट में हमारे पास 2 तरह की चीजें होती हैं। पहला वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम से कनेक्टेड हो, तब तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं तो हम डिस्क्लोज करेंगे। तो यहां अराउज हुआ है आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट आएगा जरूर फाइनेंशियल पोजीशन पे, तो अपने को उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स में, या अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। क्लियर, बराबर, बात समझ में आ गई आप लोगों को कि हम कैसे करने वाले हैं इसको। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग मटेरियलिटी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रिलेटिंग टू रॉन्ग कैपिटलाइजेशन अंडर मशीनरी अकाउंट। वो जो रॉन्ग कैपिटलाइजेशन कर दिया था ना इन्होंने, तो उसका अपने को यहाँ पे क्या करना चाहिए बच्चे लोगों, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो है वो मटेरियल नहीं है इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, एज देयर आर अ बिलो मटेरियलिटी लेवल डिटरमाइंड बाय द ऑडिटर। Second number, the uncorrected misstatement are material in context of audit of financial statement as a whole. An effective opinion should be considered by the auditor. B ऑप्शन ही होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखो मटेरियलिटी का जहां तक बात किया जाए तो इन्होंने एक लेवल तो सेट किया है मेरे ख्याल से 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 5 करोड़ का 5% बोला है बच्चों, तो 5 करोड़ का 10% 50 लाख, ठीक है, उससे भी कम हो गया। और मशीनरी में तो खाली 10 लाख ही है, लेकिन फिर भी ये जो गलती है वो ऐसा मटेरियलिटी लेवल के जैसी नहीं लगती है। क्या कहते हो बच्चों, भाई ये जो मिस्टेक इन्होंने किया है ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को कैपिटल ट्रांजैक्शन के अंदर इन्होंने एक तरह से कन्वर्ट ही कर दिया है, तो इफेक्ट तो उसका आएगा। और ओपिनियन शुड बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर। बी ऑप्शन मुझे ठीक लगता है इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है। रीजन देखना बच्चों, ये देखो SA 450 एवोल्यूशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, है ना, बढ़िया पॉइंट है बच्चे लोगों।
अब इन्होंने कहा था इन द गिवन केस मिस स्टेटमेंट ऑफ 10 लाख इज मटेरियल इन एग्रीगेट विद मिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू ओवर स्टेटमेंट इन वर्क इन प्रोग्रेस, जो आगे आपको दे रखा है 20 लाख का, क्योंकि ये तो करीबन 25 लाख का ही होता है अपना, जो अभी मैंने आपको बताया 5% का, ठीक है। तो फर्दर द मिस स्टेटमेंट ऑफ 40 लाख इज मटेरियल इंडिविजुअली एंड रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड सेपरेटली, अभी वो बात करेंगे अपन, लेकिन ओवर स्टेटमेंट अपने को दिखाया होगा ना क्वेश्चन में, अपने को ओवर स्टेटमेंट भी दे रखा है, देखो सब मिला करके देखना पड़ेगा। ओके ये देखो 10 लाख का तो ये है, ठीक है, और ऑल सच फैक्टर ओवर स्टेटमेंट और वर्क इन प्रोग्रेस देखो 20 लाख का ये दे रखा है, तो 20 और 10 ऐड करें तो टोटल तो 30 लाख का मिस स्टेटमेंट हो गया, जो कि उससे ऊपर ही है 25 लाख से एग्रीगेटली। तो बट ऑब्वियस है अपने को इसको मटेरियल ही मानना पड़ेगा और आई थिंक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बच्चे लोगों, थर्ड नंबर देखिए क्या कहता है। द ऑडिटर हैज परफॉर्म सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर डिस्क्राइब इन केस सिनेरियो इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब इन्वेंट्री इन वर्क इन प्रोग्रेस देखना चाह रहे हैं तो सच प्रोसीजर आर रिलेटेड टू वेरिफिकेशन। कौन सा अजर्शन इसके अंदर बच्चे लोगों काम में आ रहा है हमारा, क्या बोलेंगे आप लोग? हम लोग इन्वेंट्री के अंदर क्या चेक कर रहे थे भाई, देखें कॉस्ट कितनी निकली है रिगार्डिंग वेरियस स्टेज ऑफ कितना है, और ओवर स्टेटमेंट कितना, वैल्यूशन चेक कर रहे हैं बच्चों, वैल्यू कितनी है उसकी उस वक्त में अपन वो चेक कर रहे हैं। तो आंसर हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, वैल्यूशन जाना चाहिए, भी चेक भी कर लेंगे। बी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। नाउ फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनर प्रोवाइडिंग, वो जो रिप्रेजेंटेशन दिया था ना, तो वो ऐसा लिख सकते हैं, अपने को पता है कि टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज ये चीज सही है, अपन ने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा है ये, है ना। तो ये बिल्कुल परमिसिबल है, ध्यान रखिएगा। तो एक्सट्रैक्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन केस सिनेरियो इज प्रॉपर। देखो बाकी में लिखा है परमिटेड नहीं है, परमिटेड नहीं है, परमिटेड नहीं है, क्यों भाई प्रॉपर है, परमिटेड है, बस अपने को रीजनेबलनेस चेक करना पड़ता है। देखिए आंसर, ये तो अपन ने चेक कर लिया था, ये देखिए वैल्यूशन चेक कर रहे हैं, है ना, वैल्यू चेक कर रहे हैं यहाँ पे पूरी, और ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है फोर्थ वाला, ये कौन सा था भाई, हाँ वो लैंग्वेज वाला, यस इज प्रॉपर। अपन ने पढ़ा था ना कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में जो उन्होंने लैंग्वेज लिखी है, जो जिसको अपन कहते हैं क्वालिफाइंग लैंग्वेज उन्होंने लिख दी है, वो बिल्कुल वैलिड होती है, बस अपने को रीजनेबलनेस चेक करना पड़ता है। तो यही अपन ने ऑप्शन लिया है, मेरे ख्याल से यही लिया ना अपन ने भी, हाँ ये ऑप्शन पे टिक किया है मैंने, ये देखो, तो ये ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ बच्चे लोगों? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से एकदम फर्स्ट क्लास से करते जाइए। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ आकर के खत्म हो जाएगा 12। चलिए 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट फटाफट फटाफट, मेरे ख्याल से कंसेप्ट एकदम फटाफट से क्लियर होते जा रहे होंगे। तो चीजें अगर समझ में आती जा रही है बच्चे लोगों, तो अपने को लाइक का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, और सारे इंटर के फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी कर लेना है, क्योंकि आई थिंक इतने कम टाइम के अंदर हम एमसीक्यूज जो है वो कहीं कर नहीं पाएंगे, सेल्फ करने बैठेंगे तो भी। इसलिए आप लोगों को मैं फटाफट चीजें बगैर समय गंवाए कराता जा रहा हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें लगती है मैंने स्टडी मैट पास में खोल के रखा है, वहां मुझे लगता है कि कोई पॉइंट आपको बताना है तो वो भी बताता जा रहा हूँ। चलिए, एमपीएम एंड एसोसिएट्स अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिसीव ऑफर लेटर फ्रॉम पीएसटी बैंक, ठीक है, और फॉर कैरिंग आउट ऑडिट ऑफ देयर चंडीगढ़ ब्रांच फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24. Offer letter inter alia request audit firm for give an undertaking in writing that the firm is not disqualified under section 1413(12) of the company 32 of the Companies Act, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन कंपनीज एक्ट अपने पढ़ा हुआ है लॉ में। Such a provision relate to the disqualification of person as auditor if he is relative or partner is indebted to the company certain to subject prescribed condition. कितना indebtedness का? 5 लाख। Before accepting the audit, the firm check out whether it complies with the law requirement. There is a difference opinion among the personnel where such an undertaking can be given in case of banks. The offer letter also contain the following declaration to be signed by the auditor in case they choose to accept the appointment. We declare that we will not communicate or allow to be communicated to any person not legally entitled thereto any information relating to the affairs of the bank or affairs of the person having any dealing with the bank. Nor will we allow any such person to inspect or have access to any books or document belonging to or possession of the bank relating to the business of any person having any dealing with the bank. ये इन्होंने लिखा है।
The audit firm has also received a document kit provided by statutory central auditor of the bank. It relate to audit का स्कोप क्या है, एरिया कंसिडरेशन के क्या रहेंगे, क्या काम करना है, सर्टेन मैटर्स क्या रहेंगे, जैसे आरबीआई का मास्टर सर्कुलर, इनकम रिकॉग्नाइजेशन, एसेट क्लासिफिकेशन, ये सब इन्होंने बोला है. ठीक है भाई साहब, बहुत चीजें बताइए. अरे भाई क्वेश्चन बैंक का तो नहीं है कहीं, बैंक ऑडिट का है. पीएसटी बैंक से लेटर मिला है बच्चों, क्या कहते हो? जोरदार क्वेश्चन है. The document kit received also require MPM and associate to consider adverse comment made by the किसने किया भाई adverse comment? Stock auditor ने to borrow enjoying cash credit facility in their report for purpose of reporting. It also contains specific instruction to check foreign letter of credit issued during the year in compliance with the sanction limit of the respective borrower and verify income recognized in respect of FLCs. वही foreign letter of credits. Okay. Based on the above fact आपको आंसर करना है. काफी सारी चीजें दे रखी है भाई, क्या करना है? पहला क्वेश्चन देखिएगा. Which of the following statement is likely to be most appropriate regarding required undertaking in accordance with Companies Act? The referred provision mainly address the self-interest threat to independence of auditor. देखो, अब अगर आपका इंडेप्टनेस है उनके साथ में तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ही बेस्ट है. कोई रिव्यू थ्रेट है नहीं, एडवोकेसी थ्रेट है नहीं, इंटिमिडेशन थ्रेट है नहीं. तो पहले पॉइंट में जो दिया था कि भाई आपका कंपनी के साथ में किसी तरह का कोई फाइनेंशियल मैटर पे जो है क्या लिखा था, इनडेप्टेड टू द कंपनी जो है वो नहीं है. इनडेप्टनेस वाला पॉइंट था. तो ये कौन सी थ्रेट लगती है? तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ठीक लग रही है. द ऑडिट फर्म कैन गिव सच एन अंडरटेकिंग आफ्टर वेरीफाइंग इट कंप्लाइज विद रिक्वायरमेंट. तो सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पे ये ऑप्शन सही लग रहा है. आगे पढ़ ले. रिव्यू है नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट एक और है. और ऑडिट फर्म कैन नॉट गिव अंडरटेकिंग ऑफ सच. ना अंडरटेकिंग तो आपको देना पड़ेगा भाई, बहुत सीधा सा है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आपको ये प्रॉमिस रिटर्न में देना पड़ेगा कि भाई कहीं पर भी आप जो है वो इंडेप्टनेस में नहीं हो, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है. तो बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट है ना, अपने को रिटर्न में देना पड़ता है. बहुत सीधा सा पोर्शन हो गया. द डिक्लेरेशन रेटिंग टू नॉन कम्युनिकेशन, हम ये इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे बच्चों. कॉपी वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल में सी चालू ही कॉन्फिडेंशियलिटी से होता है कि हम आपकी इंफॉर्मेशन क्लाइंट की किसी और के साथ में शेयर नहीं करेंगे. तो बी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. MPM and associates are required to report on adverse comment made by stock auditor of borrower for branch enjoying cash credit facility. ठीक है भाई, रिपोर्ट करना है एडवर्स कमेंट मेड बाय स्टॉक ऑडिटर जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले रहे थे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? सबसे पहला, स्टॉक ऑडिटर मेक कमेंट इन देयर रिपोर्ट ऑन वैल्यूएशन, सिक्योरिटी एंड कैलकुलेशन ऑफ ड्रॉइंग पावर. स्टॉक ऑडिटर मेक कमेंट इन देयर रिपोर्ट ऑन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी ओनली. ना स्टॉक पे भी तो करेंगे. Stock auditor make comment in their report on valuation of the security, documentation made by the bank sanction credit facility, leakage of revenue and drawing power only. ना भाई ना, ये तो मुझे सही नहीं लगता है. ऑप्शन नंबर लास्ट वाला भी मेक कमेंट इन देयर रिपोर्ट. ना देखो, जो भी हमारा स्टॉक ऑडिटर होगा वो हमेशा कमेंट करेगा वैल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी कितना है और साथ में ड्रॉइंग पावर कितना. आप लोग जानते हो जब ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करते हैं तो स्टॉक पे हमारा फोकस रहता ही. तो वैल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी और ड्रॉइंग पावर, ये लोग क्या क्या कह रहे हैं? और वैल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी ओनली नहीं. ये वाला कह रहा है क्रेडिट फैसिलिटी, लीकेज ऑफ रेवेन्यू, इन सब पर रिपोर्ट करेगा. कैलकुलेशन और ड्रॉइंग पावर ना, दो चीजों पे हो गया. एक तो सिक्योरिटी कितनी है और दूसरा ड्रॉइंग पावर कितना है. तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ठीक लग रहा है. थर्ड का अभी चेक भी कर लेंगे अपन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. कीपिंग इन व्यू the matter of foreign letter of credit described in case scenario, consider the following statement. फॉरेन लेटर ऑफ, जो एकदम सीधा है, कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट हो वो हमेशा नॉन फंडेड होता है. तुमको ध्यान है ना, कैश क्रेडिट फैसिलिटी अगर दे रहे हो तो फंडेड है, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट है, गारंटी है, सब नॉन फंडेड है, पैसा अभी कुछ नहीं देना है. ब्रांच ऑन इंटरेस्ट ऑन इशुएंस ऑफ फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट विच इज क्रेडिट इंटरेस्ट, सवाल ही नहीं होता. बैंक विच रिसीव फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट इज नोन एज बेनिफिशियरी बैंक. ना बेनिफिशियरी बैंक थोड़ी कहलाती, फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट लेने वाली. तो स्टेटमेंट
एक ही पहला वाला ही करेक्ट लग रहा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ही लग रहा है, ए होना चाहिए। देखो यहाँ से पढ़ते भी है, पहले वाले में सेल्फ इंटरेस्टेड आपको मैंने कहा था, सेकेंड वाले में कॉन्फिडेंशियलिटी। ये देखो, स्टॉक ऑडिटर रिक्वायर्ड टू मेक कमेंट इन देयर रिपोर्ट ऑन वैल्यूएशन एंड कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर। अगेन चैप्टर 5 के क्वेश्चन ही दिख रहे हैं, ओनली वन इज करेक्ट। देखो लेटर ऑफ क्रेडिट नॉन फंडेड है और बैंक जो कमीशन वगैरह होगा वो अदर इनकम P&L में जाएगा, और उसके अलावा जो लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको मिलता है उसको एडवाइजिंग बैंक बोला जाता है, न कि बेनिफिशियरी बैंक। एडवाइजिंग बैंक बोला जाएगा जो लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव करेगी ना बैंक, है ना। बैंक ऑडिट वाले चैप्टर में अपने को दे रखा है एडवाइजिंग बैंक होगी, तो स्टेटमेंट 1 हमारा जो है वो करेक्ट चला गया कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बोलो क्या कहते हो, बराबर है यहाँ पे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो यहाँ आकर के हो जाएगा कंप्लीट, और हम पहुंच गए हैं केस सिनेरियो नंबर 14 पर। आइए भी 14 पे बात करेंगे। क्या कहता है नंबर 14, ये कहता है विश्वाचार्य एंड एसोसिएट। देख ले भाई ज्यादा, अरे भाई साहब लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, चलो करेंगे भाई करेंगे, दे रखा है तो करना ही पड़ेगा। आइए, इन्होंने बोला विश्वाचार्य एंड एसोसिएट्स सीए फर्म बेस्ड है ओडिशा के अंदर, इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ सीबीएफ बैंक फाइनेंशियल ईयर 23-24। बच्चों बैंक ऑडिट का क्वेश्चन फिर से लग रहा है। During the course of audit, came to notice that CBF Bank has sanctioned, ओ भाई साहब बैटरी चली जाती है अभी, बंद हो जाता है यहाँ से। CBF Bank has sanctioned an overdraft facility 75 lakh to Times Limited, ठीक है। However, as per stock statement furnished for the last quarter का जो दिया, वो ड्रॉइंग पावर भाई साहब 50 लाख का ही आ रहा है, तुमने ओवरड्राफ्ट 75 लाख का दे दिया। It was also observed that few advances जो हैं वो guaranteed हैं। सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटी है बच्चों मेक इन इंडिया में, हालांकि गारंटी अभी वापस लिया नहीं है, और एडवांसेस ओवरड्यू हो चुके हैं 90 दिन से ऊपर। दीज एडवांसेस वर क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट और रिगार्डेड एज एनपीए फॉर इनकम रिकॉग्नाइजेशन। क्या कहते हो बच्चों को, ठीक लग रहा है मुझे तो ये। स्टेट गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ पावर जनरेशन इनिशिएटिव, और इन्होंने भी गारंटी वापस नहीं लिया है, और एडवांसेस इनका भी ओवरड्यू हो चुका है, 80 दिन ही हुआ है, अभी 90 डेज नहीं हुआ है। इनको भी इन्होंने स्टैंडर्ड एसेट करके और एनपीए माना है, थोड़ा गलत लग रहा है। अपन ने पढ़ा है, ये क्वेश्चन कहा था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशनली बोरोवर अवेलिंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी 110 लाख का लिया अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ पेड स्टॉक एंड डेटर अप टू 90 डेज वाले, ठीक है। मार्जिन जो है वो मतलब ड्रॉइंग पावर आई थिंक मुझे लगता है कैलकुलेट करने का क्वेश्चन होगा ही है। बैंक कैलकुलेटेड द ड्रॉइंग पावर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अभी अपन भी कर लेंगे, पूछेंगे तो। ऑल्सो द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन लोन अकाउंट में 25 लाख का है, और रिलीजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी जो है वो 2.25 लाख है, 10% से भी कम हो चुकी है। बच्चों क्या कहते हो, लॉस एसेट काउंट कर लूं क्या? 25 लाख का 10% कितना होता है? 2.5 लाख, और वैल्यू सिक्योरिटी की उससे भी कम है, तो क्या लॉस एसेट काउंट कर ले? देखेंगे, क्वेश्चन में पूछा तो करेंगे भाई, पूछेगा तो करेंगे ना, नहीं तो कहां से करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। बैंक आइडेंटिफाई द सेम एज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब बच्चों सिक्योरिटी में कमी आ गई है, वैल्यू नीचे गिर गई है। इट वॉज क्लासिफाइड एज डाउटफुल कैटेगरी में वो उसको डाल रहे हैं। प्रोविजन फॉर मेड फॉर द डाउटफुल एसेट। A discussion also took place among the team member regarding issue of audit report after completion of bank audit and annexes to the same, such a long form audit report, report on compliance with SLR, report on treasury operation as per RBI guideline, ये भी सही है, report on compliance as per घोष कमिटी, ये भी सही है, report on adverse credit lending ratio in rural areas। बच्चों सेम क्वेश्चन किया हमने ऐसा, तो बाकी सब तो ठीक है। एडवर्स क्रेडिट लेंडिंग है कि डिपॉजिटिंग रेशियो है, ये चेक करना पड़ेगा भाई साहब। देखते हैं, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। नंबर 14, तो इन्होंने बोला है विद रेस्पेक्ट टू द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सैंक्शन टू टाइम्स लिमिटेड द अकाउंट वुड बी टर्म्ड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ नंबर 1 द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ 75 लाख। ये इन्होंने बोला है बच्चों सीधा सीधा सा, द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। ओके, द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द अकाउंट इज 75 लाख से तो कम है, लेकिन 50 से तो कम है, बट कोई क्रेडिट जमा नहीं हुआ है पिछले 90 दिन के अंदर। मुझे तो तीनों ठीक लग रहे हैं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस 50 लाख से कम है, ना 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 ना, हाँ 50 लाख और 75 लाख है क्या? पहले ये तो बताओ।
हाँ, शायद कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या पहले। ना ना, दे रखा है ड्राइंग पावर 50 लाख का है बच्चों और सैंक्शन लिमिट 75 लाख की है, तो दोनों से ही ऊपर होना ही नहीं चाहिए था। तो मुझे तो तीनों ही बातें सही लग रही है, तीनों ही सही है कंटिन्यूसली। या तो आप सैंक्शन लिमिट से ऊपर चले गए, या आप गारंटी ड्राइंग पावर से ऊपर चले गए, और आपका पिछले 90 डेज के अंदर किसी तरह का कोई अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बट ऑब्वियस है फर्स्ट सेकंड थर्ड इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होना चाहिए बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है 14 का। Which of the treatment by the bank on the provisioning and income recognition is correct in case of bank guarantee given by central government and state government? बच्चे लोगों, बहुत सीधा सा है। मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर हमारा आंसर कैसा होना चाहिए था। स्टेटमेंट नंबर 1 तो चलो मुझे करेक्ट ही लग रहा है। देखो ये कह रहे हैं 1 और सेकंड दोनों करेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट है, ओनली 1 इज करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट वाला मुझे सही नहीं लग रहा है भाई, स्टेट गवर्नमेंट वाला सही नहीं लगता, ओनली 1 इज करेक्ट। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है वो 14 का सी जाना चाहिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट का सी बच्चों, ओनली 1 इज करेक्ट। देखना इन्होंने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में वेयर एडवांसेस इज बी कंसीडर्ड इफ टर्म्स ओडियो 90 डेज अगर होता है तो आपको वो दोनों को इनका एनपी मानना चाहिए। लेकिन अपन देखें वहां 90 दिन अभी हुए का है, वहां तो अभी 80 दिन ही हुए थे। देखो 80 डेज ही हुए हैं, ये देखो स्टेट वाले में 80 डेज ही हुए हैं, तो सवाल ही नहीं है। तो आप क्यों उसको एनपीए कर रहे हो जब तक 90 दिन से ऊपर नहीं चला जाता है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था, जैसा आपको मैंने कहा अभी। बराबर क्लियर है बच्चों, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। ड्राइंग पावर कैलकुलेट करके देना है भाई साहब क्वेश्चन नंबर 3 में। अब मुझे लग रहा है यार ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है शायद 86.25, ऐसा मुझे याद आ रहा है, ऐसा आई एम नॉट श्योर। अपन चेक करेंगे बच्चों कैसे करना है, सॉल्यूशन करें। तो पहले दे रखा है यार, चलो मुझे तो भाई साहब मोबाइल पे सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा। आप लोगों जितना मैथ्स मेरा अच्छा नहीं है, मैथ्स में मैं कमजोरी हूँ शुरू से। चलो भाई, तो पहले स्टॉक का निकाल लेते हैं। तो स्टॉक का आ गया 130, ठीक है। स्टॉक में से जो हमारे हो गए हैं डैमेजेस वाले, स्टॉक फुली डैमेजेस 7 लाख के, वो करने पड़ेंगे माइनस। कर दिए भाई, 7 हमारे माइनस हो गए। और क्रेडिटर्स का पेमेंट जो है वो उधर से ही आएगा, तो 60 ये भी हमारे गए। तो प्रैक्टिकली हमारे पास बच गए 63, है ना। और बच्चों स्टॉक पे मार्जिन बनाने को बोला इन्होंने 25% का, 15.75 का तो बन जाएगा मार्जिन। तो स्टॉक में तो आना चाहिए 47.25, है ना स्टॉक के लिए। डेटर्स के लिए देखें तो डेटर का तरीका है 75 के डेटर्स हैं, और 90 डेज से जो पुराने हो गए हैं, जो वो हो गए 10 वाले, तो बचा 65। डेटर पे प्रोविजन बनाना है 40% का, ओहो 26 चले गए, बचा 39। तो 39 प्लस 47.25 इज इक्वल टू 86.25। बच्चे लोगों क्या कहते हो, है क्या ऑप्शन ए नंबर? ऑप्शन 3 का मुझे ठीक लगता है बराबर से। तो कैलकुलेशन के क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा चुका हूं यार, बहुत करवा चुका हूं। देखो यहां जब करोगे ना, ये देखो इन्होंने भी पूरा दिया है, ये देखो 130 में से 7 गया, 123, फिर ये घटाए 63, इसमें से मार्जिन 25 का रखना है, वो हटा दिया तो 47.25। फिर वैल्यू ऑफ डेटर अपन ने लिया इतना, उसमें से 90 दिन से पुराने इतने हो गए, 65 में से मार्जिन 40% का रख लिया, हो गए 39। तुमको क्या करना है 47.25 और 39 को ऐड करना है, आंसर इज 86.25। बच्चों एकदम आसान सा सामने आपको दिख ही रहा है, कोई टेंशन ही इसके अंदर नहीं है, ध्यान में रखने वाले। क्लियर है, बराबर है, फर्स्ट क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हैं, बराबर एकदम क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाऊं। द बैंक हैज आइडेंटिफाइड और एरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी घट गई है, ठीक है, और कंपनी डाउटफुल एसेट मान के चल रही है। तो क्या बैंक का ट्रीटमेंट सही है क्या? यस सही है बच्चे लोगों। अब यहां पे जैसा मैंने आपको कहा था, रूल यह है कि अगर 10% से एसेट की वैल्यू के 10% की वैल्यू बची लोन अमाउंट से,
तो उससे भी कम हो रही है, तो अपने को लॉस एसेट ही मान लेना चाहिए। तुम देखो ना इधर यार, क्वेश्चन में अभी अभी तो बोला था अपने को, किधर गया भाई 25 लाख वाला वो कंसेप्ट कहां था। हाँ, ये कह रहे हैं लोन अमाउंट 25 लाख है और बदले में जो सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू 10% से भी कम हो चुकी है, और ये इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं डाउटफुल कैटेगरी के अंदर, प्रोविजन बना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं लॉस एसेट मानना चाहिए, तुम्हारा तरीका सही नहीं है। तो नो में आंसर तो मुझे दो ही दिख रहा है। प्रोविजन बना, प्रोविजन कहां बनाना है, राइट ऑफ करना है भैया। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इग्नोर्ड। है ही नहीं, मान के चलो कोई 2.25 इग्नोर करो भाई, स्टेट अवे क्लासीफाई लॉस एसेट करना है तो राइट ऑफ करना पड़ेगा, या फुली प्रोवाइडेड बाय द बैंक, जो भी करना है। बी नंबर 4 का ऑप्शन मुझे सही लगता है। आपको मैं दिखा भी देता हूं, ये रहा, देखो रीजन बोला है ना। ये देखो 50% वगैरह ठीक है, ये देखो 10% से भी अगर कम हो जाता है तो इग्नोर कर दो एसेट को, स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको उसको लॉस एसेट की तरह से मानना है। यही मैंने आपको बोला भी था बच्चे लोगों, ध्यान में रखना पड़ेगा, प्योरली उसको लॉस एसेट की तरह से मानना है। समझे आप लोग मेरी बात को, समझ गए? चलिए, है ना, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो लास्ट में रीजन अपने को दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं, द सेंट्रल ऑडिटर। अच्छा, अब ये टेंशन में मत रहना सर, आंसर तो पहले यहाँ पे देके रखे हुए अपने को, बच्चों देके रखे हुए हैं सारे आंसर्स, यहाँ पे देके रखे हुए हैं, अपन डायरेक्ट आंसर देख सकते थे, और अपन कोशिश कर रहे हैं कि अपन पहले अपना भेजा लगा ले, दिमाग लगा ले, और उसके पीछे का रीजन क्या है पहले उसको डिस्कस कर ले बच्चों, तो हमारी प्रैक्टिस के अंदर सारी चीजें बढ़िया तरीके से आ जाएंगे, है ना। The central auditor of bank must furnish in addition to the main audit report, दूसरी ऑडिट रिपोर्ट भी भेजना है। From the option choose the audit report that विश्वाचार्य एंड एसोसिएट को जो फर्निश करनी है। तो मैंने आपको कहा था लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट भी जाएगी, एसएलआर वाली भी जाएगी, ट्रेजरी वाली भी जाएगी, घोष कमेटी वाली भी जाएगी, इवन रूरल एरियाज वाली जाती है, लेकिन वो लेंडिंग नहीं जाती है, वो यहाँ पे वर्ड लेंडिंग की जगह डिपॉजिटिंग है, ऐसा कुछ है, बराबर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ सही है। ये तो कह रहे हैं सारे सही है, सारे नहीं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, ये वाला ऑप्शन मुझे बी वाला सही लगता है इसके अंदर बच्चों। लास्ट वाली सही नहीं है, बाकी सारी जाएगी। तो अपन आंसर देख लेते हैं ना, फिफ्थ का आंसर है अपने पास, ये देखो बी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये देखो इन्होंने बोला है कि नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश एडवर्स क्रेडिट लेंडिंग रेशियो इन द ऑडिट रिपोर्ट। तो लेंडिंग रेशियो नहीं है, इसकी जगह वर्ड क्या है, ये शायद मैंने आपको याद है पहले दिखाया भी था। चलो एक काम करते हैं ना, हाँ चलिए चलिए चलिए, आपको मैं दिखाता भी जा रहा हूं बच्चों, इसीलिए टेंशन नहीं है। अपना पर्पस ये है कि चीजें ऐसी तैयार हो जाए कि आप उनको कभी भी ना भूलें, बराबर। और आई थिंक इतना फास्ट सेशन जो है वो किसी ने लिया नहीं होगा, क्योंकि हम लाइव भी क्लास लेते तो आपके साथ में डिस्कशंस होते तो बहुत लंबा टाइम जाता है ना। तो जो रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट देख रहे होंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लाइव से ज्यादा बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं। अब रिकॉर्डेड के अंदर हम यहाँ डिस्कशंस करेंगे, आपसे आंसर मंगाएंगे, तो उसमें बहुत टाइम हमारा जा रहा है और टाइम अपने पास में कम है। तो एकदम सारी टू द पॉइंट अपन बात कर रहे हैं, धड़ाधड़ डिस्कस करते जा रहे हैं, बराबर बच्चों, समझ में आ रहा है ना बात मेरी आपको। तो ये देखो मैं आपको लेके आ गया, मेरे पास हालांकि स्टडी मैट ओपन किया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अरे भाई साहब कहाँ पहुंचाओगे तुम ऑडिट को, ये रहा। अरे भाई मॉड्यूल 2 कितना अंदर घुसना पड़ता है, इसमें भी आया बैंक ऑडिट। ठीक है, अब इसमें टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स अपने को दे रखी है, देखो बताता हूं मैं आपको। ये रही बच्चों, ये देखो, अब इसमें सारी रिपोर्ट तुमको दे रखी है, घोष कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, सारी कमेटी दे रखी है। देखो अब लास्ट वाला डिपॉजिट, मैंने कहा था ना, रिपोर्ट ऑन इंस्टेंस ऑफ एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन द रूरल एरिया। जो अपन वो सेविंग करते हैं, जो डिपॉजिट करते हैं, वो रेशियो इसके अंदर होना चाहिए था। और इन्होंने यहाँ पे लेंडिंग बोला हुआ है, ठीक है, तो लेंडिंग नहीं है। बाकी तो ये देखो घोष कमेटी वाली बारी सारी दे रखी है। तो कितना आपने को पढ़ना पड़ेगा रूरल एरियाज में। अब किसी को याद रहेगी यार वो एडवर्स कुछ था रूरल एरिया में, मारा जाएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में जो अपन कर रहे हैं उसका नाम क्या है, क्रेडिट लेंडिंग, जबकि होना चाहिए डिपॉजिटिंग। बस ये ध्यान में रखना पड़ेगा, बराबर। क्लियर हुआ बच्चों? चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। चलिए सवाल नंबर 15, क्या कहता है समझिएगा।
ये कह रहा है प्रायोरिटी लिमिटेड, पहले क्वेश्चन का लेंथ देखूंगा भाई, मैं लेंथ देख के ही फिर डिसाइड करूंगा पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। पढ़ ही लेते हैं बच्चों नहीं तो क्या है कि क्वेश्चन पे जाके फिर अपन पढ़ते हैं। Priority Limited is a large company engaged in manufacturing of tele towels, making steady profit of a year-to-year basis. PMR Associates उनके ऑडिटर हैं, बधाई हो आपको। Since last 2 years are in process of establishing strategy for conducting audit under Companies Act 2013 for the year 23-24। ठीक है, कंपनी की 5 ब्रांचेस हैं which are audited by independent auditor appointed under the Companies Act। It also has wholly owned subsidiary company which is audited by another audit firm. Name है JKL and Associates। ठीक है, engagement team has noticed that company has maintained several bank account. There is substantial movement in fixed deposit during the year, lending to risk of misstatement in cash and cash equivalent। वो उनको दिख रहा है यार, मूवमेंट बहुत हुआ है। The engagement team has planned procedure regarding the same। At planning stage, engagement partner is also trying to set maturity level, वो डिसाइड करना चाह रहा है और उसके पास में 4 ऑप्शन है, रेवेन्यू, एसेट, पीबीटी और टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें से आपको बता दूं नॉर्मली जो प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज होती है ना, उनमें सबसे कंफर्टेबल सबसे बढ़िया रहता है पीबीटी वाला, ये वाला सबसे पॉपुलर है। ठीक है, लोन क्रेडिट वेडिट का अगर देखना है तो फिर एसेट देख सकते हो आप लोग, या रेवेन्यू देख लो ऐसा। While designing a sample for verifying revenue of company as part of test of detail, engagement partner has determined tolerable misstatement जो है वो 5 लाख का है, in order to address the risk that aggregate of individual immaterial misstatement may cause the financial statement, बाप रे बाप, to be materially misstated and provide a margin for possible undetected misstatements। हाँ सर, इतना बड़ा पैराग्राफ क्या कर रहा है बच्चों, सिंपल है। वो ये कह रहे हैं कि टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट हमारा 5 लाख का है, मतलब इतना तक अगर कोई मिसस्टेटमेंट है तो हमको चल जाएगा, इतना गैप हमारे लिए अलाउड है, इतना मार्जिन चलेगा। One of the newly joined engagement team member has little conceptual understanding of tolerable misstatement determined by engagement partner. He also has no idea of the effect of change in, भाई tolerable misstatement अगर चेंज करोगे तो सैंपल साइज का क्या होगा, अगर टॉलरेबल बढ़ाओगे, ज्यादा सहन शक्ति बढ़ेगी तो सैंपल साइज कम हो जाएगा, सहन शक्ति कम होगी तो सैंपल साइज बढ़ जाएगा। बच्चे लोगों इनवर्स रिलेशनशिप रहती है इनमें। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन। अच्छा नहीं, एक पैराग्राफ और है क्या, फिर क्वेश्चन है। During the course of audit, while performing tests of detail, the engagement team has come across certain misstatement in selected sample pertaining to verification of revenue. The team has projected misstatement to population of revenue. The team wants to comply with the standard on auditing, strictly follow करना चाह रहे हैं। Audit sampling वैम्पलिंग हमारा सब लगने वाला है बच्चों यहाँ पे, ये अपने को ध्यान में रखना। तो सैम्पलिंग वाला टॉपिक मैंने यहाँ पे खोल दिया है। चलिए जी देखते हैं, क्वेश्चन चेक करते हैं। पहला, The auditor of company are in process of establishing audit strategy, बराबर से बच्चों सिंपल है। Which of the following is not a relevant factor in establishing audit strategy का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है। सबसे पहला, 5 ब्रांचेस जो ऑडिटेड हैं वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर करेगा, उसको कंसीडर करना। सेकेंड, होली ओन सब्सिडरी का कंसीडर करना। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ होल्डिंग एजीएम कब होगी वो ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले अपने को ऑडिट तैयार करना है, तो स्ट्रेटेजी का पार्ट है। एंटी ऑफ प्लान प्रोसीजर फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बच्चे लोगों समझना, घबराना मत, यहां बोला स्ट्रेटेजी बनाना। तो ये जो चौथा वाला पॉइंट तुम लोग देख रहे हो ना, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है, ये प्लानिंग का पार्ट है, प्लानिंग में काम में आता है। तो आंसर नंबर डी ही करेक्ट है कि कौन सा रिलेवेंट फैक्टर स्ट्रेटेजी बनाने में नहीं आता है। चैप्टर नंबर 2 उठा करके देखना आप लोग, तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपको एकदम परफेक्टली करेक्टली दिख जाएगा, ध्यान में रखोगे। ठीक है, द प्रायोरिटी लिमिटेड विच, कौन सा बेंचमार्क यूज करना चाहिए, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि यार ऐसे में अगर प्रॉफिटेबल कंपनी है तो पीबीटी से बढ़िया कुछ है ही नहीं, तो परसेंटेज ऑफ पीबीटी, दिस इज करेक्ट। सी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल इसके अंदर करेक्ट चला जाता है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कहाँ दे रखा है, अगेन मेटलिटी वाले चैप्टर में जाओ, चैप्टर 3 में, उसमें अपने को एक पॉइंट बहुत बढ़िया, सेकंड में उसमें अपने को बढ़िया तरीके से दे रखा है कौन कौन सी चीजों पे मेटलिटी लेवल, परफॉर्मेंस मेटलिटी बना सकते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाए बच्चे लोगों।
थर्ड कहता है, अरे अभी तो बताया था तुमको, इन द गिवन केस सिनेरियो एज्यूम दैट एंगेजमेंट पार्टनर डिसाइडेड टू, मैंने कहा था अगर टॉलरेबल चीजें बढ़ाओगे तो सैंपल कम करना पड़ेगा, सैंपल साइज कम हो जाएगी। तो पहला वाला ही है डिक्रीज वाला, तो कुछ और भी ऑप्शन है क्या भाई इनके पास में? नो इफेक्ट, इनके डिक्रीज बच्चे लोगों, इनवर्स रिलेशनशिप होता है भाई। टॉलरेबल ज्यादा है यार, 10 लाख तक भी हमको परवाह नहीं है, तो ठीक है सैंपल साइज कम कर दो, और ये कम हुआ तो सैंपल साइज बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट, जरा मैं पहले ही बता चुका था आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट पर चलें। और एक पुराना क्वेश्चन है, जब आप प्रोसीजर देखोगे डिजाइनिंग सैंपल का, एंगेजमेंट टीम आइडेंटिफाई सर्टेन मिस स्टेटमेंट इन सेलेक्टेड सैंपल, उसको आप प्रोजेक्टेड करने जा रहे हो होल पॉपुलेशन में, है ना। तो प्रोजेक्शन कर रहे हो वो तो ठीक है, उसके साथ में आपको ध्यान हो तो एक अपन ने एबनॉर्मल वाला पार्ट पढ़ा था, एनोमलस मिस स्टेटमेंट। तो बेटर ये रहता है कि अगर आप जितना मिस प्रोजेक्शन कर रहे हो वो तो पूरी पॉपुलेशन पे हो जाएगा, प्लस जो एबनॉर्मल एनोमलस कभी कभी होता है उसको भी अगर ऐड कर दोगे तो ओवरऑल मिस स्टेटमेंट पता लग जाएगा आपको। तो ऐसा ऑप्शन कहीं है अपने पास में फोर्थ में, anomalous is best estimate, projected plus anomalous if any is the best estimate of population। तो मुझे तो बी वाला ऑप्शन इसके अंदर ठीक लगता है। आपको क्या लगता है बच्चे लोगों को? मुझे तो बी ठीक लग रहा है। प्रोजेक्टेड एक्सीड टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, सैंपल प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस, नहीं 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 नहीं, प्लस एनामलेस इफ एनी एक्सीड टॉलरेबल, उससे मतलब ही नहीं है ना। सबसे बेस्ट हमारा क्या रहता है? प्रोजेक्टेड वाला मिस स्टेटमेंट। अपन क्या करते हैं, 100 में से 10 आइटम चेक किए, उसमें से एक में मिस स्टेटमेंट आया तो हम प्रोजेक्शन करते हैं कि 10 में से अगर एक पे आया तो 100 में से 10 में मिस स्टेटमेंट हो सकता है। प्लस दो चीजें एकदम एबनॉर्मल वाली भी ऐड करो, जो रूटीन का पार्ट ही नहीं है कि मैं ऐसे कर दूं कि एक पे हुआ तो सब पे होगा, एबनॉर्मल है, तो जा करके मेरा ओवरऑल मिस स्टेटमेंट जो है वो निकल करके आ जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन खत्म हो गए, क्या बात है भाई, धड़ाधड़ खत्म कर लिए। तो अपने देखो बी ऑप्शन दे रखा है, ये देखो बेस्ट जो रहता है, खत्म है, सिंपल है, बराबर। तो बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट 16 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 का कनेक्शन कौन से क्वेश्चन से है पहले वो देख लिया जाए। बांधू चैरिटेबल ट्रस्ट इज कंसिडरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ MNO एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट एज इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अरे फिर से गलती कर दी मैंने, अरे ये तो क्वेश्चन पढ़ना ही है बच्चों, एकदम नन्ना मुन्ना है। बांधू चैरिटेबल ट्रस्ट इज कंसिडरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ MNO एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट एज इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The trust is engaged in providing affordable health care services, is in the interest of auditor and client, issue engagement letter issue कर दिया जाए। क्या बात है बच्चे लोगों, engagement letter ऐसे 210 चैप्टर नंबर 11 निकालना पड़ेगा मुझे। चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन लग रहा है ये, तो क्या बोलते हो? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं और ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाए। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट दैट ईच पार्टी शुड बी क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ एंगेजमेंट। It should exactly specify the scope of the work such an engagement letter is exchanged between trust और auditor के बीच में engagement letter का आदान प्रदान हो गया। While performing audit procedure, it is noticed by auditor that bill of 2 vehicle are not in the name of trust। ट्रस्ट के नाम पे नहीं, ट्रस्टी के नाम पे। ओहो, however, payment of these vehicle ट्रस्ट ने ही किया है, पैसा ट्रस्ट ने दिया, नाम ट्रस्टी का है। सेड व्हीकल आर यूज और ट्रस्ट में ही काम में भी आती है, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो बेनिफिशियरी की तरह से ले रखा है, ट्रस्ट नहीं लेता ना अपने नाम से, ट्रस्ट के नाम से लेने की जगह उनके नाम से, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोटिस दैट 50 लाख रुपया रिफ्लेक्टेड हो रहा है इन ट्रस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द नेम ऑफ, ओके, गामा इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट इन शेड्यूल ऑफ क्रेडिटर। अच्छा, ओके। सेड अमाउंट हैज बीन आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट 2 ईयर। ऑडिटर ने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड किया सप्लायर को एंड सीक मैनेजमेंट कोऑपरेशन इन दिस रिगार्ड। ऐसे 505 बच्चों, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। मैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्ट इन्फॉर्म द ऑडिटर रिगार्डिंग अ सर्टेन डिस्प्यूट गोइंग ऑन विद द सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट ड्यू टू सम क्वालिटी इशू। क्या उनका और हमारा कोई क्वालिटी मैटर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। फिर उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया कि सर सेटलमेंट होने वाला है। इट वुड नॉट बी प्रॉपर, ऐसे क्वेश्चन अपने खूब किए हैं, नॉट बी प्रॉपर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नहीं तो प्रोसेस पे इफेक्ट आएगा। वो कह रहा है सर हमारा और उनका वैसे भी कोई मैटर को लेकर के झगड़ा चल रहा है और वो अब नेगोशिएट होकर के सॉल्व होने पे ही है। अब अगर ये चीज हमने उनसे पूछी तो अननेसेसरी हमारा नेगोशिएशन प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा। तो सर प्लीज कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मत भेजो, बात अपने को समझ में आती है, ऐसा कभी कभी होता है, रीजनेबल है। देखेंगे क्वेश्चन, एज रिगार्ड एक्सचेंज ऑफ एंगेजमेंट लेटर बिटवीन ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट, which of the following statement is true? Management letter sent by MNO to बांधू चैरिटेबल, सही है। हमेशा बच्चों ऑडिटर से क्लाइंट को जाता है, इज करेक्ट।
It include references to the expected form and content of the report to be issued. ये भी सही जा रहा है, मुझे तो ये भी सही लग रहा है. By them and a statement भी डालना पड़ेगा. There may be circumstances in which such report may differ from अरे ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही सही लग रहा है मुझे, एकदम कोई गलती नहीं है. याद करो अपन एक क्वेश्चन किया था जहां एक आर्टिकल असिस्टेंट ने यही क्वेश्चन रेज किया कि सर शुरू में ही फॉर्म एंड कंटेंट बता दोगे तो फिर करेंगे क्या ऑडिट. तो हमने कहा था हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि अभी तो हम आपको एक परफॉर्मा दे रहे हैं कि इस तरह से बनाएंगे, लेकिन हो सकता है आगे जाकर के रियल सिचुएशन के हिसाब से डिफर हो जाए, है ना. तो वो अपना मुझे तो फर्स्ट सही लग रहा है. सेकंड नंबर, बांधू टू एमएनओ, बेटा जाता ही नहीं है, क्लाइंट से ऑडिटर को थोड़ी जाता है. एमएनओ टू बांधू, ये भी सही लग रहा है सी वाला, लेकिन ये कह रहा है कि इसमें हम रेफरेंस डालेंगे फॉर्म एंड कंटेंट का. डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, गलत है भैया. अगला वाला ये भी एमएनओ से बांधू को जा रहा है, लेकिन वो रेफरेंस इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर, तो एक्सपेक्टेड फॉर्म का भाई साहब पूरा ही गलत है. ए नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बच्चे लोगों को ध्यान में रखना है. चलो अगला आता है कंसिडरिंग द इश्यूज रिलेटिंग टू व्हीकल. ओके, वो जो व्हीकल थे जो है तो ट्रस्ट के, लेकिन ट्रस्टी के नाम पे लिए हुए हैं, ट्रस्ट के काम में ही आते हैं, पैसा भी ट्रस्ट ने ही पे किया है. तो बेसिकली हम क्या उसमें बच्चों सीधा पॉइंट है मालिक कौन है, ट्रस्ट मालिक है, हम चेक करना चाह रहे हैं. राइट एंड ऑब्लिगेशन के अलावा तो तुम्हारा दिमाग चलना ही नहीं चाहिए. ऐसे क्वेश्चन तो धड़ाधड़ होने चाहिए बगैर एकदम समय गवाए, एकदम खटाखट के. यार ये तो अपने को आता ही है बॉस, करके रखेंगे, फटाफट कर लिया. बी ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है. राइट्स देख रहे, राइट एंड ऑब्लिगेशन. और रुक जा भाई. हाँ जी, what course of action should the auditor take regarding the amount payable to the equipment supplier when management has communicated that sending confirmation request negativity आ जाएगी. तो यार अपन क्या करेंगे बच्चों, अपने को रीजनेबल लग रहा है तो अपन अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगा लेने चाहिए. पहला वाला ऑडिटर को एडवर्स ओपिनियन, ऐसा मत करो यार, इतने निर्दयी मत बनो कि यार सीधा एडवर्स ओपिनियन दे दो. ऑडिटर को शुड सीक ऑडिट एविडेंसेस एज टू वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस ऑफ रीजन. ये अपने को चेक करना पड़ेगा. और फिर अल्टरनेट, मुझे तो बी ऑप्शन सही लग रहा है. अल्टरनेट अपने को काम में ले लेना चाहिए यार, तो सही बोल रहे हैं वो. विड्रॉ कर लेना चाहिए. क्या छोटी छोटी बात पे विड्रॉ करते हो यार, डिस्क्लेम कर देना चाहिए. अच्छा पूरा डिस्क्लेम ही कर दें. नहीं भाई नहीं, बी ऑप्शन सही लग रहा है बच्चों. बी ऑप्शन इज करेक्ट यार, सही है ना भाई. ऐसे 505 कहता है कि एक वैलिड रीजन है कि क्यों मना कर रहे हैं कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने से, और अपने को रीजन भी वैलिड लग रहा है कि नेगोशिएशन प्रोसेस में हमें और ऐसी कोई चीज पूछेंगे तो नेगेटिव इंपैक्ट जा सकता है कंपनी का. तो बात तो सही है यार उनकी, अपने को ध्यान में रखना है. बराबर से क्लियर, बात समझ में आया बच्चे लोगों को. चलो नेक्स्ट पे आ जाएं, 17 पे आ जाएं. कोशिश करते हैं 20 तक आज के सेशन में हम लोग कर लें, बचा हुआ नेक्स्ट सेशन में लेकर के खत्म कर दें. कि बोलो क्या कहते हो, है ना. फर्स्ट क्लास केस सिनेरियो 17, 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन तो यार मेरे साथ कर ही लो, तुम धड़ाधड़ कर लो, फटाफट अपन कर रहे हैं, है ना. चलो क्वेश्चन कितना है, अरे ये तो बड़ा है, नहीं छोटा ही है, आइए पढ़ लेते हैं. तो प्लूटो लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्नीचर आफ्टर कोविड. नंबर ऑफ पीपल वर्किंग फ्रॉम होम हैज गॉन अप. दिस customizable range of home furniture, home office furniture has gained a lot of importance. They were able to perform very well over the year and the same has been reflected in their financial statement. क्या बात है. During the year 23-24, Saha and Associates were reappointed as auditor. New engagement team में CA Saha, partner, and 5 article assistant. Given the large volume of transaction, the partner instructed the article assistant to review the financial statement and audit report from previous year. पुराने साल का भी पढ़ लो. ऐसे 510 ओपनिंग बैलेंसेस प्रीडेसेसर का ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए. हम पहली बार ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं नहीं यार, अपन तो रीअपॉइंटेड हुए हैं यार. क्या बात कर रहे हो. अच्छा ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पढ़ने को बोला. सॉरी भैया मैं गलत हूं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा. 510 नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा रीअपॉइंटमेंट हुआ है. हाँ न्यू एंगेजमेंट टीम है. ओके ऑडिटर तो वही है, ठीक है. वाइल रिव्यूइंग द समरी पेज, वन ऑफ द क्लर्क कबीर कौन सा, कोई मूवी में भी था ना कबीर. कौन सी थी, कोई पिक्चर थी क्या, है ना. शाहिद कपूर की थी क्या, कोई ऐसी थी क्या कबीर वाली. कबीर नोटिस दैट अ फ्यू पॉइंट्स वर अंडर डिस्कशन विद द पार्टनर बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट, है ना. चलो अब द टीम वेरीफाई द फॉलोइंग पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. कुछ चीजें उन्होंने नोटिस की है, ठीक है. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बारे में क्या नोटिस किया है. द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन द बुक्स फॉर एक्चुअली हुए हैं, ठीक है. और सारे लोगों के अकाउंट्स आ गए हैं उसके अंदर. क्या चेक करना चाह रहे हो भाई, अकरेंस की हुए हैं. एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड आर पर्टेनिंग टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड से ही कनेक्टेड हैं. ये तो कट ऑफ का पॉइंट लग रहा है.
सारे आगे तो कंप्लीटनेस का पॉइंट लग रहा है, एक्चुअल है तो मतलब अकरेंस का पॉइंट लग रहा है, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो भी अपन देखेंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि भाई साहब क्या है। ठीक है, तो अगेन ये तो चैप्टर नंबर अपना जो 5th है भाई, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे बार बार यहाँ पे नजर आ रहे हैं। It was also noticed that dividend of equity share for 22-23 was declared on 15/4/23 was recognized as liability in the year 22-23। 22-23 में हम क्या उसको लाइबिलिटी की तरह से शो करते हैं या अपन नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर देते हैं। Another article, Krish noticed the debtor constitute a major component of company's financial statement as a part of audit procedure. The auditor requests the client to obtain external confirmation from the party. List of all debtor were obtained and random sampling हमने यूज किया ऑडिटर ने। Client directly obtained the selected debtor confirmation from customers on time. Client directly obtained, the client हमारे client ने ले लिया है, okay. Krish also observed addition to the asset amounting 50 lakh during the year, supported by sufficient audit evidences है। स्क्रूटनी में पता लगा कि some of invoices were not in the name of company, right वाला पॉइंट हो गया। Further, cash and cash equivalent were classified as balances with bank। ठीक है, चेक एंड ड्राफ्ट, और भाई साहब कहाँ गए रे, हाँ, कॉशन हैंड, ईयर मार्क बैलेंसेस विद बैंक, अनपेड डिविडेंड वगैरह पढ़ा है। तो ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं बच्चों। तुमको जाकर के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो डिस्क्लोजर वाला पोर्शन है वो देखना पड़ेगा। अभी तो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन से कनेक्टेड है, मैंने स्टडी मैट से निकाल दिया है। चैप्टर नंबर हमारा कौन सा, 5th। ठीक है ना, चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस के बारे में फॉलोइंग असर्शंस आर डिस्कस, कौन से अपने डिस्कस किए, तो मैंने आपको तीनों बता दिए थे। अकरेंस, कट ऑफ और कंप्लीटनेस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको कहाँ दिख रहे हैं बच्चे लोगों, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बी वाले में दिख रहे हैं। तो अपन ने जो पॉइंट्स वहां पढ़े उसमें एक पॉइंट अपन ने देखा कि भाई हुआ है कि नहीं हुआ है सच में अकरेंस, फिर सारे लोगों के आ गए हैं कंप्लीटनेस, इसी ईयर के आए हैं तो कट ऑफ। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मेजरमेंट कैलकुलेशन से तो कोई रिलेटेड बात ही नहीं थी, है ना। तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट हो गया भाई, बहुत फर्स्ट क्लास है, 17 का बी हो गया। Then whether disclosure of dividend under the liability head during the year is appropriate, मैंने आपको कहा था ये तो अकाउंट्स का क्वेश्चन है हमारे, तो मैं ऑप्शंस भी नहीं पढ़ रहा हूं बच्चे लोगों, सीधा सीधा सा ये लाइबिलिटी नहीं है, अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज, लाइबिलिटी है ही नहीं। नोट्स टू अकाउंट्स में आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, सीधा क्वेश्चन है, अकाउंट्स में भी आप लोग पढ़ते हो। तो मुझे ये ऑप्शन जो है वो सी के अंदर ही दिखाई दे रहा है, सेकंड का नंबर सी। कहाँ मिलेगा, अगेन बच्चे लोगों चैप्टर 5th के अंदर ही ये पॉइंट सारे तुमको दे रखे हैं, वो शेयर कैपिटल और की पॉइंट है ना, वहां ये वाला पॉइंट भी अपने को दे के रखा हुआ है, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाऊं। Krish pointed out that the method followed to obtain debtor confirmation in the previous year was not accordance with SA 505, उसका मानना है। तो Sahil Associate should re-perform the same in the correct manner, select the most appropriate procedure। क्या करना चाहिए थर्ड पार्टी कंफर्मेशन के लिए? थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ये कहना है डायरेक्टली क्लाइंट ने ही ले लिया है, जबकि हमारे पास आना चाहिए। तो SA 505 शुड बी डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंसेस ऑन बैलेंस शीट डेट कंफर्मेशन कलेक्टेड एंड फॉर स्मॉलर आउटस्टैंडिंग बैलेंस रैंडम सैम्पलिंग कुड बी परफॉर्म। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। इट इज ओके टू ऑब्टेन कंफर्मेशन, ना नॉट ओके, डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर, रैंडम सिलेक्शन कैन बी डन फॉर ऑल के लिए नहीं, छोटे मोटे अमाउंट के लिए रैंडम ठीक है, बाकी तो पूरा करना चाहिए। Either auditor or client is obtained confirmation based on time. It is necessary to obtain confirmation for all significant account. नहीं, ये भी कुछ खास लग नहीं रहा है। तो थर्ड का मुझे तो ए नंबर ऑप्शन ही सही लग रहा था। क्या कहते हो बच्चों, थर्ड का इज एब्सोल्युटली करेक्ट, भी चेक भी कर लेंगे चलो। Which assertion has been affected fixed asset, अभी तो बोला था तुमको राइट एंड ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट। भाई हम ये देखना चाह रहे हैं कि एसेट जो है वो एंटिटी के नाम पे है कि नहीं है, बोलो बोलो क्या कहते हो, है ना। तो सीधा सीधा सा हमारे पास में आंसर राइट एंड ऑब्लिगेशन, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, देन लास्ट वाला पॉइंट क्या कहता है भाई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर नॉट प्रॉपर्ली क्लासिफाइड बाय द क्लाइंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट डिस्क्लोजर। तो बैंक आता है कैश इक्विवेलेंट में, चेक भी आएगा, कैश इन हैंड आएगा, लेकिन ये जो ईयरमार्क बैलेंसेस विद बैंक है अनपेड डिविडेंड वाला, अनपेड डिविडेंड पड़ा रहता ना, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं, वो ये कहना चाह रहा है। बोलो 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 क्या कहते हो, सही है। तो ऑप्शंस दिए होंगे ना भाई। अच्छा नहीं थी, क्या पूछना, नॉट प्रॉपर्ली क्लासिफाई, डी ऑप्शन इज आई थिंक करेक्ट, डी ऑप्शन होना चाहिए। क्या कहते हो, चेक करें।
कर लेते हैं। देखो पहला वाला अपन ने कर लिया, शुड नॉट रिकॉग्नाइज एज द लाइबिलिटी। इंडेस AS4 में भी आपको दे रखा है, मैंने कहा था डायरेक्ट किया क्योंकि अकाउंट्स का पार्ट था। ये आप देख सकते हो, देखो रीजन भी दिया है, डायरेक्टली ऑब्टेन बाय ऑडिटर होना चाहिए हमेशा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑडिटर करेगा भाई, उसके थ्रू थोड़ी करेंगे अपन, है ना। ये वाला पॉइंट था। राइट एंड ऑब्लिगेशन में पहले ही बोल चुका हूँ। ये देखो अनपेड डिविडेंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बच्चों, चैप्टर नंबर 5 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जाकर के अगर देखोगे तो उसमें तुमको ये सारे पॉइंट नजर आ जाएंगे। ठीक है कि भाई ये सारे आते हैं, लेकिन ईयरमार्क बैलेंसेस जो है वो शेल बी सेपरेटली स्टेटेड, उसको अलग से शो करना पड़ता है। चैप्टर 5 हमारा बच्चों एक ऐसा चैप्टर है कि बस पूछो ही मत कैसा चैप्टर है तुम लोग, है ना। बड़ा जबरदस्त वाला चैप्टर है और बहुत सारी चीजें उसमें हैं, और जितने MCQs मैं आपको करवा रहा हूं ना उसका मैक्सिमम मैं चैप्टर 5 खोल के बैठा हूँ। बाकी चैप्टर्स तो मैं ठीक है इधर उधर देख रहा हूँ कि भाई हाँ उस पर कोई क्वेश्चन हो तो घुस के देख ले, पर हाईएस्ट जो पूछा जा रहा है वो अपने से यही है। देखो मैं आंसर बताता हूँ आपको कहाँ से मिलेगा, है ना, तो आपको पता लगे कि यार अपन कहाँ से देख रहे हैं आंसर। एक मिनट रुको, पहले मैं देख लेता हूँ यार कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो नॉर्मली कौन से पेज पे मिलेगा। 5.45 के आसपास ही कहीं होगा। ये देखिए, और जब आप इसके डिस्क्लोजर में जाएंगे, अरे आजा भाई, ये देखो डिस्क्लोजर है ना, देख लो क्लियर बोल दिया। यही पैराग्राफ आंसर में लिखा हुआ था हमारा रीजन में कि आता है बैंक्स आ गया, चेक आ गया, कैश आ गया, अदर आ गया, लेकिन जो ईयरमार्क बैलेंसेस विद बैंक हैं जैसे अनपेड डिविडेंड वगैरह हुआ कि वो वहीं यूज आएगा, शेल बी सेपरेटली स्टेटेड करना पड़ेगा। बस ये अपने को आंसर में लिखा है। अब इनमें से कहीं पर भी क्वेश्चन अपना निकल करके आ सकता है, अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऐसे इसका आंसर बनेगा। भाइयों और बहनों समझ गए आप लोग, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया अपन ने सर? 17 भी कर लिया, 18 भी कर लो सर, कर लो सर, 18 कर लो, कर ले। 18, 19, 20 3 क्वेश्चंस कर पाएंगे? चलो कर ही पाएंगे भाई, करना ही है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चंस अपने पास में है, तीनों को फटाफट करेंगे। इस बार मैं वैसे करके देखूंगे बच्चों, क्वेश्चन पढ़ूं एक बार फिर केस में आऊं क्या। As regard the doubt of Mr. Ram described in the last pair of case scenario, which of the following statement is likely to be accordance with the standard of auditing? ये इन्होंने बच्चे लोगों को क्वेश्चन में पूछ लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट पैरा पे पहुंचते हैं, कुछ पता लगेगा क्या। Mr. Ram, one of team member, raised a doubt. He inquired regarding recourse available to incoming auditor in case management makes it clear before acceptance of engagement by auditor regarding its inability to provide support to him in respect of certain procedure expected to be performed during the audit. ठीक है कि भाई उसने इंक्वायरी किया तो पता लगा कि मतलब ही इंक्वायरी रिगार्डिंग रिकोर्स अवेलेबल टू इनकमिंग ऑडिटर इन केस ऑफ मैनेजमेंट मेक्स, उन्होंने क्लियर कर दिया था एक्सेप्टेंस के टाइम पे कि भाई वो कुछ सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे कुछ तरह का। इन दिस रेस्पेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन जो रेज हुए रेटिंग टू सेंडिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू मटेरियल ट्रेड पेबल रिफ्लेक्टिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, trade payable pertain to material input and input services acquired and utilized by the company during the year. Lack of support by management in such a case would in effect signify management refusal to allow the auditor to send confirmation request at the outset before engagement is accepted by the auditor. तो अब ये कहना चाह रहे हैं मैनेजमेंट तो सपोर्ट हमको कर नहीं रहा है, तो क्या, तो ऐसे में क्या हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है, इन्होंने बोला है बच्चों, तो क्या करना चाहिए। तो अगर मैं सीधे से बात बोलूं तो अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते वक्त ही अगर इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर लगा दिए जाते हैं तो अपने लिए डायरेक्ट पॉइंट है बच्चों, एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये रीजनेबलनेस वाला पॉइंट तो कब आता है, जब अपन एंडिंग पोर्शन पे होते हैं तो अपने को समझ में आता है कि अपन रीजनेबलनेस देख लेंगे या अपन रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में इन्होंने तो अपने को रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। क्या बोलते हो? ठीक है,
भाई इन्होंने स्टार्टिंग टाइम पे ही इंक्वायरी रिगार्डिंग रिकोर्स मेक्स इट क्लियर बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, बेटा तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, शुड नॉट एक्सेप्ट। तो आई थिंक सी नंबर ऑप्शन जो है वो इसके अंदर बिल्कुल परफेक्टली अपना सही जाना चाहिए, बराबर सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही जाना चाहिए। ऐसे अपना जो है 210 से इसका आंसर गया है, बराबर। एग्रीइंग इन द टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग, तो अभी आंसर चेक भी कर लेंगे एक बार। When CA Kishan, the partner, asked about preconditions for an audit, Mr. Arun could recollect only a few of them. ठीक है भाई, which among the following points were missed by him? कौन सा पॉइंट उसने मिस किया है? तो इसके लिए तो सीए किशन को अपने को देखना पड़ेगा। आ जाओ, सीए किशन वाला पैराग्राफ देखना पड़ेगा बच्चों। कहाँ है किशन कन्हैया? ये रहे। देखो इस बार मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ा नहीं है, जहां जहां जो जो पैरा काम का आ रहा है, बट एक बार क्वेश्चन पढ़ना मुझे ज्यादा ठीक लग रहा था यार। आपको क्या लगता है? ना छोटा क्वेश्चन तो पढ़ ही लेना चाहिए। किशन, पार्टनर ऑफ तृप्ति एंड एसोसिएट्स, एक्सप्लेन टू हिज टीम मेंबर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एंगेजमेंट लेटर। ही ऑल्सो अरेंज अ टीम डिस्कशन ऑन मैटर रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस। उसने कुछ प्री कंडीशंस बताई, यहां पे दे रखा है देखो। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन वॉज कंसर्निंग प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। CA Arun, a team member, could recollect a few of them. Those included determining whether the FRF used in the preparation of financial statement is acceptable. मैनेजमेंट सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, उसके अलावा अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस अपने को देगा एंटिटी के अंदर, और एविडेंसेस हमको देगा। अब बच्चे लोगों, इसमें उन्होंने बोला कौन सी चीज आप मिस कर गए? दो बड़ी चीज मिस कर गए बच्चों। मैनेजमेंट का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, प्री कंडीशंस में अपने पढ़ा था, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ। और सेकंड नंबर, इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना, ये उनकी जिम्मेवारी रहेगी। तो आइए ऑप्शन में कहीं कुछ ऐसा है क्या? Obtaining management responsibility on legal aspect, management responsibility on standard auditing, management responsibility for the preparation of financial statement applicable FRF, ये ठीक लग रहा है। ठीक है, इनमें जो ऑप्शन दिए, इंटरनल कंट्रोल के बारे में कुछ बोला नहीं है। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एक मिनट, रुको, एक मिनट। प्री कंडीशंस में अरुण को रिकलेक्ट ओनली फ्यू ऑफ देम, विच अमंग द पॉइंट्स आर मिस्ड बाय हिम। ये क्वेश्चन अपने से इन्होंने पूछा है। ओके, समझ में आया। पहले दो तो है नहीं, थर्ड वाला ठीक समझ में आता है। फोर्थ क्या है? मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल आ गया ना। मैंने आपको 2 पॉइंट अभी बोले थे ना, मैं वही ढूंढ रहा था। इंटरनल कंट्रोल तो दिख ही नहीं रहा। ये रहा इंटरनल कंट्रोल, थर्ड एंड फोर्थ, कि भाई उसको इंप्लीमेंट करने का मैनेजमेंट करेगा। तो थर्ड एंड फोर्थ इज सी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। सी नंबर आपका करेक्ट जाएगा। ठीक है। Identify the incorrect factor mentioned by Kumar regarding the need for a revision of engagement letter. Engagement letter, Mr. Kumar, या रिवीजन का क्या है बच्चों? बोलो। इसका मतलब कुछ है क्वेश्चन के अंदर? चेंज करने से रिलेटेड कोई पॉइंट है? देखा ही नहीं मैंने भाई। ये रहा। Mr. Kumar, another team member, replied that revision may be required in case of involving significant change in ownership, recent change in senior management, change in financial reporting framework, adopted financial modest change in nature. ओहो भाई साहब, सुनो। जब हम ही वापस से रीअपॉइंटेड होते हैं तो क्या रिकरिंग लेटर इशू करना है क्या? तो बच्चों, उन पॉइंट्स को जब आप पढ़ोगे चैप्टर 11 में, तो अगर ओनरशिप चेंज हो रहा है, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, एफआरएफ चेंज हो रहा है, ठीक है, या नेचर साइज में कोई बड़ा चेंज हो रहा है, ये कह रहे हैं मॉडेस्ट चेंज का मतलब मामूली चेंज, और लीगल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, तो लेटर देना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा ही है ऐसा जो इंक्लूड नहीं है? मॉडेस्ट वाला। क्या कहते हो? इनकरेक्ट फैक्टर कौन सा है? इनकरेक्ट फैक्टर तो मॉडेस्ट वाला एक ही है इसके अंदर। मॉडेस्ट का मतलब होता है बच्चों छोटा मोटा चेंज होना। तो नेचर साइज में छोटे मोटे चेंज होने से रिकरिंग लेटर की जरूरत नहीं है। बड़ा अगर चेंज होगा तो रिकरिंग लेटर चाहिए, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, Shripad and company failed to respond to incoming auditor. In this regard, choose the most appropriate option. इनकमिंग ऑडिटर से उन्होंने ये क्या, कौन सा तारीख? वही है क्या? इनकमिंग ऑडिटर से हमने पूछा, जवाब नहीं दिया बदमाशों ने, प्रोफेशनल मिसबिहेवियर कर दिया हमारे साथ में। ऐसा कुछ क्वेश्चन में है क्या? कहाँ है? कहाँ है बच्चों? कुछ है क्या? हाँ, दे कम्युनिकेटेड विद प्रीवियस ऑडिटर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। लेकिन प्रीवियस ऑडिटर ने रेस्पॉन्ड ही नहीं किया। रहे ऐसे तो बहुत क्वेश्चन किए हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है ये।
तो जरूर इन्होंने क्वेश्चन में पूछा होगा कि कौन सा एथिकल प्रिंसिपल इन्होंने तोड़ा है, ऐसा कुछ होगा क्वेश्चन में। फेल टू रेस्पॉन्ड, अनएथिकल है, अनएथिकल तो सही है। फेल टू रेस्पॉन्ड कम्युनिकेशन बाय इनकमिंग ऑडिटर, वॉयलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, ये देखो प्रिंसिपल आ गए, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। सेकेंड नंबर प्रोफेशनल एथिक्स भी नहीं है। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, बच्चों क्या कहते हो, या प्रोफेशनल बिहेवियर वाला पॉइंट आना चाहिए। बोलो बोलो बोलो, मैंने कहा था ना बिहेवियर सही नहीं है उनका, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। कंपिटेंस और ड्यू केयर में तो होता है कि आपको लॉ के प्रोविजन सारे फॉलो करने चाहिए, लेकिन ये प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है कि नया ऑडिटर आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हो और आप कम्युनिकेट कर नहीं रहे हो। दिस इज नॉट ए गुड बिहेवियर ऑफ द पर्सन। तो ये देखो डी आ गया। अच्छा, ये वो लाइन सारी दे रखी है, जब भी क्वेश्चन करो बच्चों इसके साथ में भले आप ये रख लेना, रीजन पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। देखो इन्होंने सब दिया है, मेरा मन तो हो रहा था कि मैं तुमको आंसर से पढ़ाऊं पूरा, ठीक है, मन तो यही हो रहा था क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया रीजंस ये दे दिया। रिकरिंग लेटर कब कब चाहिए बच्चों अपने को, वो सारे रीजंस यहाँ आपको इन्होंने दे रखे हैं ना। तो ओनरशिप में चेंज का होता है, लेकिन सिग्निफिकेंट चेंज होना चाहिए, खाली मॉडेस्ट चेंज हो रहा है छोटा मोटा, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने बच्चों कर लिया है। आगे बढ़ जाऊं, केस सिनेरियो 19 और 20 आप दो अपन करने की पोजीशन में है क्या? बहुत समय हो गया है, नहीं दो तो कर सकते हैं यार अभी अपन। अरे छोटे से क्वेश्चन है, क्या बात है, आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा सीधा। जीएचबी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, बिजनेस है उसका ब्लेंडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड सेलिंग का वेरियस ब्रांड्स ऑफ टीज वो बना रहे हैं, ठीक है। और बीएनपी कंपनी एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट होती है ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। सीएबी इज द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द असाइनमेंट। अच्छा, बढ़िया बात है। द कंपनी हैज सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस नियर द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश, और CAB's attendance on 31 March as the physical inventory counting aspect the said warehouse become impracticable। हो ऐसे 501 एरिया वहां का ऐसा है, मौसम ऐसा है। It also become impossible B to perform alternative audit procedure to obtain appropriate audit evidences regarding the existence and condition of the inventory। भाई साहब वहां जाने की पोजीशन में भी नहीं है। कंपनी ने यूज अमाउंट खर्च किया एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए। CAB इंस्ट्रक्ट असिस्टेंट टू टेस्ट ऑफ कंट्रोल दैट द कंपनी हैज सेट अराउंड द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड विद द कंट्रोल मेंटेन्ड बाय द कंपनी इंस्ट्रक्टेड टीम टू वेरिफिकेट करे एम्प्लॉय का बेनिफिट एक्सपेंसेस इनटू सैलरी एंड वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू PF, एक्सपेंसेस ऑन ESOP, अलग अलग जो खर्चे हुए, स्टाफ वेलफेयर। ओके, ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट CAB is under pressure to issue clean report in the limited time frame। हो भाई साहब, ये तो सब तरफ से पंगा कर रहे हैं। He has insufficient time to probably perform or complete the relevant duty। भाई साहब, inherent limitations सब कुछ भर दो अंदर ही। Board of Director wants CAB to certify the data to be sent to bank without checking। अच्छा, CAB agree and most of the professional income of BNP LLP comes to GHB। थ्रेट आ गया यार, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द फीस, ये लो बोल ही दिया। ओके, बेस्ड ऑन द अबव फैक्टर। भाई साहब सब कुछ डाल दिया इन्होंने तो क्वेश्चन के अंदर। सिंस इट बिकम इम्प्रैक्टिकेबल फॉर बी टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट पे, ना वो जा सकता है ना कोई अल्टरनेट प्रोसीजर लगा सकता है। बच्चों ऐसे में क्या करना चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे, देखो जब हम कहीं पे स्टॉक टेकिंग नहीं ले सकते हैं तो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए, वो भी नहीं लग पा रहे हैं तो भाई साहब रिपोर्ट को मॉडिफाई हम करेंगे। डी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और कुछ अपने लिए है ही नहीं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बोलो क्या कहते हो, सही हूं मैं? अगला पॉइंट, आप चाह रहे हो कि जो एम्प्लॉई एक्सपेंसेस हैं उसका वेरिफिकेशन बराबर बराबर किया जाए, वेरियस हेड में उनको डिवाइड किया जाए, अलग अलग हेड में बच्चों। तो अलग अलग हेड तो कहां देते हैं, अकरेंस, मेजरमेंट, कंप्लीटनेस या डिस्क्लोजर। अरे भाई साहब डिस्क्लोजर, अपने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया ना, तो उसका अपने को ये क्या हो गया, बेनिफिट हो गया बच्चों, ध्यान में रखना है, ठीक है। ड्यू टू टाइट डेडलाइन हमारे सामने है, CAB हैज इनसफिशिएंट टाइम टू प्रॉपरली परफॉर्म कंप्लीट द रिलेवेंट ड्यूटीज ही हैज गॉट साइन ऑफ। उस पर प्रेशर आ रहा है भाई कि तू क्लीन रिपोर्ट साइन कर दे, विच कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पे डिसरिगार्ड हो रहा है बच्चे लोगों को, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, बिहेवियर या कंपिटेंस। मुझे लगता है कंपिटेंस वाला कि यार इस जो आपकी डिग्री है, आपका जो कोर्स है, उसका एक अलग से वर्थ है और उसकी क्रेडिट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसकी रेपुटेशन को। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी चेक भी कर लेंगे, इसको लेके कई बार कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो अपन बिल्कुल इसको चेक करेंगे, अभी बराबर से ध्यान में रखेंगे।
हाँ बच्चों, अब सोच रहे ही नहीं है फीस को लेकर के, तो सेल्फ इंटरेस्ट है यार, ये तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है अपने को, तो चेक करना, देखो मॉडिफाई करेंगे, डिस्क्लोजर इज करेक्ट, कंपिटेंस इन ड्यू केयर, देखो कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ कंपिटेंस इन ड्यू केयर विच रिक्वायर्ड एन अकाउंटेंट टू अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल लेवल रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट कंपिटेंट प्रोफेशनल सर्विस उनको मिले, टेक्निकल स्टैंडर्ड हम लोग प्रॉपर्ली फॉलो कर पाए, डिलीजेंटली काम करें, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो उसी बेस पे अपना आंसर बन गया, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग पहुंच गए बच्चे लोगों। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा, छोटा सा ही है, हाँ छोटा है लेकिन बड़ा खोटा खोटा लग रहा है। क्रिश्चियन कंपनी इज अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, पंजाब में बेस्ड है बच्चे लोग, सिंपल सी बात है, पंजाब बेस्ड। सीए के मुझे पढ़ने में आया कार, सीए के, सीए आर, सीए आई, सीए एस एच, ओहो अच्छा क्रिश, और भाई साहब क्रिश नाम का KRISH, क्या इन्होंने संधि विच्छेद किया है। आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज एंगेज इन वेरियस ऑडिट असाइनमेंट, ऑडिट पार्टनर हैंडलिंग द रेस्पेक्टिव असाइनमेंट फाइनेंशियल 23-24, ओके 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 ठीक है। क्रिश्चियन कंपनी इज अपॉइंटेड एज अ जॉइंट ऑडिटर, साथ में आ रही है PK एंड एसोसिएट्स, आमिर खान आ रहा है, और साथ में RSN एसोसिएट्स भी आ रही है, क्या बात है, रणवीर सिंह भी आ रहा है, फॉर द ऑडिट ऑफ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। CA जो है वो इंचार्ज है इस ऑडिट का। दे हैव डिवाइडेड देयर ऑडिट एरियाज, बच्चे लोगों ऑडिट एरियाज को बांट लिया उन्होंने, जॉइंट ऑडिटर्स तो नहीं है ऐसे 299, and have also identified the common audit areas भी रख लिए which will be applicable to all joint auditor. While forming the opinion, CAK had a different opinion whereas the other two audit firm shared the same opinion. तो अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट जाएगी। Both of them contended that they were forming a majority. सवाल ही नहीं होता, ऐसे में मेजोरिटी रूल कभी अप्लाई होता ही नहीं है, बराबर अपने पढ़ा हुआ है 299 में। CR is conducting the audit of Pawan Limited. He observed that during the year company has issued share at a premium. Transfer किया उन्होंने प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। NCRA यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम, बाबा सेक्शन नंबर 52, बोलो बोलो कंपनीज एक्ट में चले गए। द रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर अपॉइंटेड, अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी भी डाल दिया, एज ऑडिटर ऑफ नन कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या बात है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 CA कौन है, आई हो गया ना, क्रिश आई इज लुकिंग आफ्टर द ऑडिट ऑफ द सेड रजिस्टर्ड सोसाइटी during the section 34 of Cooperative Societies Act within the sanction of the registrar. Society contributed for charitable purpose as defined in section 2, बच्चों दे रखा है Cooperative Societies Act, याद होना चाहिए इसके लिए। CI is ensuring whether requirement as this regard contribution made have been complied की कि नहीं की है, उसमें एक अमाउंट दे रखा है आपको, उससे ज्यादा नहीं करना है। All the engagement partner and the audit team member of Christian company have deliberations and discussions every week, ठीक है, on Google Meet to review the progress of their assignment. During the last meeting, CASH, the managing partner, briefed the team about the form content and extent of audit documentation. तो 230 में अपन करते हैं, साइटिंग कुछ उसने एग्जाम्पल्स भी दे करके बताए हैं। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच्चे लोगों। पहला, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर है बच्चों, मेजोरिटी रूल काम नहीं करेगा, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट जाएगी जिसका भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो मेजोरिटी गलत है, एग्री विद द ओपिनियन फॉर्म विद द मेजोरिटी गलत है। दे कैन सेपरेट ऑडिट ओपिनियन पैराग्राफ इन द कॉमन ऑडिट रिपोर्ट, दे कैन ऐड ए सेपरेट, दे कैन इशू अ रिपोर्ट ही सेपरेट जाएगी बच्चों, एंड द ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय द जॉइंट ऑडिटर, उसमें रेफरेंस जाएगा एक दूसरे का। डी नंबर ऑप्शन 20 का बच्चे लोगों एकदम सही सही जवाब है, अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड, बच्चे लोगों 5 यूजेस है, उनमें से कहां अप्लाई नहीं होता है। राइटिंग ऑफ में काम में आता है, बायबैक के काम में आता है, अनइश्यूड इक्विटी शेयर जो बोनस में काम में आता है, बच गया एक ही, P&L के डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करने में इस्तेमाल नहीं होगा। ए नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलो क्या कहते हो, सही है। CAI who is the charge of audit of non cooperative wants to ensure that society contribute करेगी चैरिटेबल पर्पस के लिए, जो अपन ने पढ़ा। तो इसमें इन्होंने पूछ लिया बच्चों कितना है, हिसाब से जो अमाउंट अपना होता है। तो जब आप ये सेक्शन पढ़ोगे बच्चे लोगों जा करके, तो उसमें अपने को डायरेक्ट पॉइंट ये दे रखा है कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, वो भी रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने के बाद, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। चैप्टर नंबर जो अपना है ना 9 वाला, डिफरेंट एंटिटीज का ऑडिट है ना, उसके अंदर अपने को ये पॉइंट वहां पे दे के रखा हुआ है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो वहां से आप चेक कर लेंगे, ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, अपने को साफ साफ दिखेगा। मैं लेके बैठा हूं सारी चीजें साथ साथ में, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे।
Which of the following need not to be included by the audit team as part of audit documentation? में कौन सी चीज बच्चे लोगों को नहीं आनी चाहिए? हैंडलिंग देयर रेस्पेक्टिव असाइनमेंट, देखो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट आ गए, ड्राफ्ट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, समरीज आ गई और चेकलिस्ट आ गई। क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा नहीं होना चाहिए? देखो चेकलिस्ट भी आएगी, समरी भी आएगी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, और ड्राफ्ट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ये क्यों आएगा? ये तो हमने उनको इशू कर दिया ना, तो ये तो ड्राफ्ट वाला है वैसे भी। तो बी ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है कि ये नहीं आएगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, बाकी तो आ ही रहे हैं। फोर्थ का चेक करें क्या? ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर, बस ये देखो। अच्छा ओके, ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर ये पूरी लिस्ट दे रखी है तुमको बेटा, उसमें ये पॉइंट कहीं पर भी नहीं है। नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप देखेंगे तो आपको लिस्ट मिलेगी, और लिस्ट के अंदर जो नहीं है वो नहीं होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर बराबर बच्चों? तो आज का टारगेट 20 मतलब 11 क्वेश्चन टोटल अपन लोगों ने कर लिए बच्चे लोगों, टोटल 35 क्वेश्चन हैं। तो इतना आज का हमारा सेशन यहाँ पे आकर के कंप्लीट हो गया है, मतलब अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। बड़ा सा सेशन ले लिया अपन ने, मेरे ख्याल से लगभग 1.5 घंटे के आसपास आई थिंक अपन हो गए होंगे। तो जरूर से इसको देख लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, समझ लेना, सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। अगला और आखिरी सेशन में हम लोग बच्चों रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कर देंगे बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए इतना आज के लिए कर लीजिए।